All right. So we are here. CFA by PW brings you the ultimate marathon sessions, right? CFA level 1 May exams are around the corner. Exams बस आ ही गए हैं एंड आई बिलीव आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है एंड अब आप एग्जाम को देने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है. जस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन की जरूरत है जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, एग्जाम में पूरी तैयारी के साथ आप जा सकें एंड एग्जाम में अच्छे तरीके से पास हो सके, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर. आपने जो भी तैयारी अब तक करनी थी, जो भी पढ़ना था, जो भी गलतियां करनी थी, जो भी क्वेश्चंस करने थे, वो सब आपने कर लिया होगा एंड नाउ यू आर ऑन द फाइनल फेज, राइट? बस एग्जाम से पहले की कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है जिससे आपका एग्जाम जो है बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगा. एंड अगर अभी तक आपने मान लीजिए बिकॉज ऑफ योर सम अदर कमिटमेंट, चाहे ऑफिस हो चाहे कोई और एग्जाम्स हो, यू हैव नॉट बीन एबल टू गिव एनफ टाइम, पर अब आप क्या करते हैं, ये इन दिनों में आप क्या करने वाले हैं, ये भी आपके एग्जाम पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा. ओके, सो दिस अल्टीमेट मैराथन revisionary lectures, this is going to help you a lot in your final phase. So अब वॉर जोन में आप आ चुके हैं, राइट? अब धीरे धीरे पढ़ने वाला टाइम जा चुका है. वी आर इन दैट स्टेज नाउ. एग्जाम बस आने ही वाला है, राइट? सो इन मैराथन लेक्चर्स के जरिए आपको क्या मिलेगा, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं. फर्स्ट थिंग, आपको अब एक स्ट्रैटेजी वाइज एग्जाम को अप्रोच करना है. ठीक है, आप बिल्कुल रैंडम तरीके से एग्जाम की तरफ ना जाएं, एक रैंडमली एग्जाम को अप्रोच ना करें. सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी गिवन द टाइम दैट इज लेफ्ट इन हैंड? जितना भी टाइम आपके हाथ में बचा है, तो किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, किसमें प्रैक्टिकल है, किसमें थ्योरी है, कैसे हर एक रीडिंग को अप्रोच करना है, किस रीडिंग में कौन से टॉपिक्स हाई वेटेड एरियाज हैं, कौन से टॉपिक्स ज्यादा थ्योरेटिकल है, किसमें स्कीमिंग करनी है, किसमें डीप डाइव करना है. ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको इस वक्त पता होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम से पहले उन इंपॉर्टेंट एरियाज को टच करके एग्जाम में जा सकें, जिससे आपका ज्यादातर टाइम कम से कम यूज हो लेकिन कवरेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाए, राइट? सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर फाइनल फेज. तो यही हम अचीव करने की कोशिश करेंगे थ्रू दीज मैराथन लेक्चर्स, दैट वी ट्राई टू टच अपॉन एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल, जिससे आपके सभी हाई वेटेड एरियाज जो है टच हो जाएं. उनमें जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आप एग्जाम में एटलीस्ट उन चीजों को रिकॉल कर सकें और आप एग्जाम में अच्छे से पास हो सकें. ओके, सो दैट इज व्हाट विल ट्राई टू डू. एंड इसके साथ साथ क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है, कुछ ऐसे एरियाज जहां पे गलतियां होती हैं वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा. क्या फॉर्मूलाज हैं जो आपको स्पेसिफिकली याद होने ही चाहिए, कौन सी रीडिंग में कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल एकदम सबसे ज्यादा टारगेटेड होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं, जो सबसे ज्यादा टेस्टेबल होते हैं. हमारे एक्सपीरियंस से हम वो आपको बताने की कोशिश करेंगे. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एंड गिविंग द एग्जाम. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. आज हम दो टॉपिक्स एक साथ कवर करने जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड कॉर्पोरेट इश्यूर्स. सो ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, 6 to 9% होने वाला है. एंड इन टॉपिक्स का ये दो आप सब्जेक्ट एक साथ में कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ भाई ये दो तो डाउन हो गए, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड एज अ फर्स्ट स्टार्ट. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में हम कॉर्पोरेट इश्यूअर से शुरू करने जा रहे हैं. हाउ डू यू स्कोर मैक्सिमम इन द मिनिमम टाइम? सो कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में 6 to 9% का वेटेज रहेगा. करीब आप 10 to 16 क्वेश्चंस, 11 to 16 क्वेश्चंस, या आप रफली 15 क्वेश्चन मान के चलिए, इसके आसपास आ सकते हैं. आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट मिलता है. आई बिलीव अब तक आप ये सारी इंफॉर्मेशन जान चुके हैं एंड आपको पता है, राइट? आपको 270 मिनट्स मिलते हैं, राइट? एंड 180 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 मिनट मिलता है. तो करीब 20 से 25 मिनट का टाइम जो है आप कॉर्पोरेट इश्यूअर्स पे बिताने वाले हैं. ओके, अब बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आपके लिए बिल्कुल ही हाई वेटेड रहेंगे.
सो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैक रिलेटेड क्वेश्चंस आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दीज आर फॉर्मूला ओरिएंटेड एंड यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. सो इसका जो वेटेज है सबसे ज्यादा हाई आप मानकर चलिए. एंड इसके बाद जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, एनपीवी आईआरआर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है विच इज गोइंग टू बी कैलकुलेटर हैवी. बस आपको क्वेश्चन को समझना है, उनको कैलकुलेटर में फिट करना है, आंसर निकालना है एंड देन यू आर डन विद इट. ओके, सो आपकी अगर कैलकुलेटर की जो स्पीड है वो अब बिल्कुल बैठ चुकी है, इफ यू आर यूज्ड टू विथ योर कैलकुलेटर नाउ, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बिना टाइम गवाए अचीव कर लेंगे. ओके, देन वर्किंग कैपिटल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस इज गोइंग टू बी इन द मीडियम प्रायोरिटी आई कैन से. एंड देन उसके बाद लो प्रायोरिटी में जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स हैं, राइट, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टाइप के हैं. अगर आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज नहीं भी करते हैं तो भी देर आर हाई चांसेस कि आप एग्जाम में इसको बिल्कुल इजीली टैकल कर पाएंगे. इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ रखा है. एंड ऑल्सो द बिजनेस मॉडल्स पार्ट, ठीक है, लास्ट में जो बिजनेस मॉडल्स वगैरह के जो टॉपिक्स हैं, राइट, सो दैट विल बी कवर्ड इन द लास्ट पार्ट. सो आइए शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स एंड ओनरशिप. अब मेरे पास कवर करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, विथ एग्जाम्पल्स, विथ न्यूमेरिकल्स हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो आपके लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होने वाला है. कुछ सवाल मेरे पास आने शुरू हो गए हैं. व्हाट कैन बी द ड्यूरेशन ऑफ दीज सेशंस? ये लाइव सेशन चल रहे हैं तो कोई स्पेसिफाइड ड्यूरेशन नहीं है. मेरे पास जो टॉपिक्स मुझे टच करने हैं वो मैं लेकर के आया हूं. अब वो करने में चाहे 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा. आप मेरे साथ बैठ पाते हैं कि नहीं, आपके ऊपर है. ओके, गिव मी द फुल रोड मैप ऑफ बिकमिंग सीएफए. ये अभी का क्वेश्चन नहीं है, अभी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूं. लेट अस गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज बिजनेस स्ट्रक्चर्स कंपैरिजन. सो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कंपैरिजन ऑफ दीज बिजनेस स्ट्रक्चर्स. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी. सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल एंटिटी नहीं होती है. जनरल पार्टनरशिप में भी जो ओनर है, जो बिजनेस है, उनकी सेम एंटिटी है. देयर इज नो सेपरेट एंटिटी. लिमिटेड पार्टनरशिप, अगेन पार्टनरशिप में इट्स नॉट देयर. कॉर्पोरेशन में जो ओनर्स है, जो मैनेजमेंट है, वो अलग होते हैं एंड जो एंटिटी है उसकी भी एक अपनी लीगल स्टैंडिंग होती है, राइट. सोल प्रोप्राइटरशिप में द लायबिलिटी इज लिमिटेड. जनरल पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड है. सॉरी, इट इज अनलिमिटेड, नॉट लिमिटेड. इट इज अनलिमिटेड इन बोथ द केसेस. व्हेन इट इज अ लिमिटेड पार्टनरशिप तो वहां पर मेंशन ही कर दिया गया है दैट इसमें किसी में लिमिटेड भी रहेगा. सो जो एलपीज है दे आर गोइंग टू हैव लिमिटेड लायबिलिटी. जनरल पार्टनर्स पर हालांकि अनलिमिटेड लायबिलिटी अब भी है एंड कॉर्पोरेशन के केस में इट इज गोइंग टू बी लिमिटेड. ओके, इसी पे इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टैक्सेशन के केस में पर्सनल इनकम पे ही आपको टैक्स किया जाएगा. जनरल पार्टनरशिप अगेन ऑन योर पर्सनल इनकम, लिमिटेड पार्टनरशिप अगेन पर्सनल इनकम. एंड कॉर्पोरेशन के केस में देयर इज डबल टैक्सेशन, मतलब यहां पर पहले कंपनी लेवल पे भी टैक्स किया जाएगा एंड उसके बाद पर्सनल लेवल पर भी आपको टैक्स किया जाएगा. कैपिटल एक्सेस, इट इज वेरी लिमिटेड. पार्टनरशिप में इट्स लिमिटेड. लिमिटेड पार्टनरशिप में थोड़े से और एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है आपको फंड्स की. एंड कॉर्पोरेशन के केस में आपको सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलती है, आप पब्लिक फंड्स को एक्सेस कर पाते हैं. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, राइट, तो इन दोनों केसेस में जो ओनर्स हैं वही मैनेज कर रहे होते हैं बिजनेस को. लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में जो मैनेजमेंट है वो हम जीपीस के हाथ में देते हैं. लिमिटेड पार्टनर जो है सिर्फ इन्वेस्टर का रोल निभाते हैं. एंड कॉर्पोरेशन के केस में इट इज टोटली डिस्टिंक्ट, राइट. ओनर जो है उनको तो पता भी नहीं होता कंपनी में क्या चल रहा है और कंपनी जो है वो मेनली मैनेजमेंट ही चला रही होती है. फाइन. बिजनेस स्ट्रक्चर्स कंपैरिजन. Corporation, they have highest separation of ownership and management as we discussed just now. Limited partnerships में GPs operate करती हैं. LPs are passive investors with limited liability as we just talked about. Fine. Going public. पब्लिक में पैसा मांगने के लिए अगर जाना है या फिर अपने आप को पब्लिक एंटिटी बनाना है तो उसके 3 रास्ते हैं. सबसे पहला हो गया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. सेल्स न्यू शेयर्स टू द पब्लिक, इसमें आप नया कैपिटल रेज कर रहे होते हैं. ठीक है, आप पब्लिक के पास जा रहे हैं फंड्स रेज करने के लिए एंड आप न्यू शेयर्स इश्यू कर रहे होते हैं पब्लिक को. दैट इज व्हाट हैपेंस इन एन आईपीओ. तो आपको अगर आईपीओ लेकर के आना है तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर की जरूरत पड़ेगी, आपको कई सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, तभी आईपीओ आ पाएगा.
लेकिन अगर आप इतने कंप्लायंसेस नहीं करना चाहते या आप नया कैपिटल रेज नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपको पब्लिक एंटिटी बनना है, द सेकेंड ऑप्शन इज डायरेक्ट लिस्टिंग। एग्जिस्टिंग शेयर्स आप लिस्ट करवा रहे हो, कोई नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे हैं, कोई नया कैपिटल रेज नहीं किया जा रहा है, इसीलिए आपको किसी अंडरराइटर, किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। दिस इज डायरेक्ट लिस्टिंग। द थर्ड वन इज एसपीएसी, विच इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लैंक चेक कंपनी। तो इस केस में आप पहले कंपनी फॉर्म कर देते हो, उसके बाद वो ब्लैंक कंपनी जिसमें कोई ऑपरेशंस नहीं है वो किसी ऑपरेटिंग कंपनी को बाय कर लेती है, किसी प्राइवेट कंपनी को बाय कर लेती है, एंड इसके जरिए वो प्राइवेट कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक बन जाती है। ओके, सो देयर इज अ सेल कंपनी व्हिच रेजेस कैपिटल फर्स्ट, राइट। शेल कंपनी है जो पहले कैपिटल रेज करती है एंड देन इट एक्वायर्स अ प्राइवेट कंपनी लेटर, एंड दिस वे दैट प्राइवेट कंपनी बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, सो दीज आर थ्री मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन बिकम अ पब्लिक कंपनी। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। विच ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते जाएंगे सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आता रहे। विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन ओनर्स एंड ऑपरेटर्स, अभी हमने पढ़ा था कॉर्पोरेशन के फॉर्म में, राइट। कॉर्पोरेशन में आपको सबसे ज्यादा जो है डिस्टिंक्शन या सेपरेशन देखने को मिलेगा बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एबीसी कॉर्प हैज प्री टैक्स अर्निंग्स ऑफ 10 मिलियन, 10 मिलियन की प्री टैक्स अर्निंग्स है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% का है, शेयर होल्डर्स टैक्स्ड ऑन डिविडेंड्स एट 20%। आपको क्या पूछा जा रहा है, एक तो आपको शेयर होल्डर्स का टैक्स दिया, एक आपको कॉर्पोरेशन का टैक्स दिया, राइट। वी टॉक्ड जस्ट नाउ कि इसमें डबल टैक्सेशन होगा। फिर पूछा क्या जा रहा है, इफेक्टिव टैक्स रेट इफ 100% ऑफ प्रॉफिट्स पेड एज डिविडेंड्स, अगर आपने सारा का सारा जो प्रॉफिट है 10 मिलियन अगर वो बांट दिया है डिविडेंड्स के फॉर्म में, तो बताओ टोटल टैक्स कितना दिया जा रहा है। ठीक है, तो 10 मिलियन पे पहले तो आप कॉर्पोरेट टैक्स दोगे 25% के हिसाब से, तो आपका फाइनल प्रॉफिट कितना बचा, 7.5 मिलियन, जिसको आप डिविडेंड्स के रूप में बांट सकते हो। ठीक है, अब जितना पैसा बांटोगे 7.5 मिलियन बांटोगे तो इस पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, दैट कम्स आउट टू 1.5 मिलियन। तो आपका टोटल टैक्स कितना हुआ, पहले यहां पे आपको 2.5 देना पड़ा कॉर्पोरेट टैक्स लेवल पे, उसके बाद जब डिविडेंड बांटा तो वापस से डिविडेंड पे आपको टैक्स देना पड़ा, टोटल कम्स आउट टू 2.5 प्लस 1.5 दैट इज 4 मिलियन। तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कितना हो गया, 40% हो गया, क्योंकि आपने 10 मिलियन पे 4 मिलियन का तो टैक्स ही दे दिया। ओके, यही चीज आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, कॉर्पोरेट डिविडेंड प्लस जो डिविडेंड का टैक्स रेट है, पहले कॉर्पोरेट टैक्स रेट फिर डिविडेंड का टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते थे, पर अगर एग्जाम में ये याद नहीं रहेगा तो इसको छोड़ दीजिए, लॉजिकली कैलकुलेट कर लेना, एटलीस्ट आंसर करेक्ट आएगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, this is the corporate tax rate plus dividend tax rate as multiplied by 1 minus corporate tax rate. ठीक है, 1 minus 25% that is 0.75, so that would also give you the answer as 40%। उसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, इफ 40% ऑफ प्रॉफिट्स आर पेड एज डिविडेंड्स, अगर 100% की बजाय आपने सिर्फ 40% पे किया होता तो क्या होता, तो उस केस में 7.5 मिलियन का सिर्फ 40% यानी कि 3 मिलियन ही डिविडेंड्स के फॉर्म में दिया जा रहा है। सो अब इस पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 0.6 मिलियन। तो आपका टोटल टैक्स कितना हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स तो उतना ही रहेगा जितना आपने कमाया, वो तो उस पे लग गया, डिविडेंड कितना बांटा उससे तो मतलब नहीं है, डिविडेंड टैक्स जो है वो आपके डिविडेंड्स पे लगेगा, राइट। सो दोनों मिलाकर आपका जो टोटल टैक्स है दैट इज 3.1 एंड इफेक्टिव टैक्स रेट इज 31%। ओके, नेक्स्ट इज अ कंपनी विद शेयर्स लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज थ्रू अ डायरेक्ट लिस्टिंग, यहां पर डायरेक्ट लिस्टिंग हो रही है, द कंपनी मोस्ट लाइकली रेजेस न्यू कैपिटल फॉर द कंपनी। हमने क्या बात की थी, डायरेक्ट लिस्टिंग के केस में कोई नया शेयर इशू नहीं हो रहा है, कोई नया कैपिटल रेज नहीं हो रहा है, राइट। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद डज नॉट इन्वॉल्व एन इन्वेस्टमेंट बैंक अंडरराइटर, जी हाँ, क्योंकि इसमें आईपीओ नहीं आ रहा है इसलिए आपको जरूरत नहीं है, राइट। आपका आंसर ऑलरेडी आ गया है, ग्रेट, द आंसर इज बी। तीसरा क्या था, रिक्वायर सम मिनिमम ऑफर पीरियड, इसकी बात ही नहीं है। अब आते हैं स्टेक होल्डर्स एंड ईएसजी पर, डेट वर्सेस इक्विटी, इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही कंपैरिजन है एंड आई थिंक दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। डेट होल्डर्स, दीज आर लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल
दैट इज आपको फिक्स इंटरेस्ट देना है और प्रिंसिपल पे करना है, किस टाइम पे करना है ये पहले ही कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो चुका है, राइट। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि कब कब कितना कितना पेमेंट जाना है। इक्विटी के केस में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में नहीं हुआ है, इन्वेस्टर्स और इश्यूअर्स के बीच में, राइट। तो जो इन्वेस्टर्स है उनके पास क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ रेसिडुअल क्लेम जो बच जाता है बाकी लोगों को पेमेंट करने के बाद। अपसाइड के केस में डेट होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस पेमेंट्स मिलेंगे, कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट कमा ले, लेकिन इक्विटी होल्डर्स के पास वो जितना भी पैसा कमाएंगे वो सब किन के पास जाएगा, अल्टीमेटली इक्विटी होल्डर्स के पास। डाउनसाइड क्या है, लूज इन्वेस्टमेंट इफ द फर्म फेल्स, राइट। तो अगर इनका पैसा कब डूबेगा, बेसिकली जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, अदरवाइज इनको इनका प्रॉमिस पेमेंट मिलना ही मिलना है। और इक्विटी होल्डर्स लूज इन्वेस्टमेंट, अगेन वही सिचुएशन है, बिकॉज इनके केस में भी सारा सेटलमेंट होने के बाद जो बचेगा वो तो इनको मिलना ही चाहिए, राइट। एंड वो भी नहीं मिल पाएगा कब, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। रिस्क प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इज लो, डेट होल्डर्स हमेशा कम रिस्क लेना चाहते हैं और इक्विटी होल्डर्स जो है वो हायर रिस्क लेना चाहते हैं, प्रोवाइडेड उनको हायर रिटर्न्स मिले। ओके। प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, इनको सीनियर प्रायोरिटी मिलती है जब भी लिक्विडेशन होगा और इनको जो है हमेशा लास्ट में रखा जाता है। ओके। प्रिंसिपल एजेंट कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। प्रिंसिपल कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स जो मालिक है, और एजेंट कौन हो गए, मैनेजमेंट जिनको अपॉइंट किया गया है कंपनी चलाने के लिए, राइट। जो शेयर होल्डर्स हैं इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है टू मॉनिटर द कंपनी, टू ओवरसी द कंपनी, टू गिव डायरेक्शन टू द कंपनी, एंड बीओडी ने मैनेजमेंट को अपॉइंट किया है कंपनी को एक्चुअली रन करने के लिए, फॉर मैनेजिंग इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। कंफ्लिक्ट क्या आता है, मैनेजर्स में अंडर इन्वेस्ट, एम्पायर बिल्ड, एंट्रेंस देमसेल्फ, सेल्फ डील। तो मैनेजर्स यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को देखना शुरू कर देते हैं, राइट, कि भाई ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ज्यादा नुकसान नहीं करना है, राइट, जैसे काम चल रहा है चलने दो, राइट। बट इस केस में शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा है। एजेंसी कॉस्ट, तो इसको मैनेज करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, कुछ एजेंसी कॉस्ट बियर करने पड़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट, दैट इज मॉनिटरिंग कॉस्ट, कि भाई मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑडिट्स करवाएंगे, राइट। तो आपको कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं एजेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में, इसकी वजह से कुछ बिजनेस में जो लॉस होगा, राइट, जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती थी लेकिन वो अब लूज करनी पड़ गई, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट यू हैव टू बियर बिकॉज ऑफ एजेंसी। ठीक है, अगर यही काम जो मालिक है वो खुद कर रहा होता तो शायद वो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता, लेकिन क्योंकि ये डिलीगेट कर दिया गया है मैनेजमेंट को, तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिस करनी भी पड़ जाती है, राइट। सो दिस टोटल कंबाइंड गिव्स यू द टोटल एजेंसी कॉस्ट। अब आते हैं शेयर होल्डर वर्सेस क्रेडिटर, इन दोनों में क्या कंफ्लिक्ट है। शेयर होल्डर्स में प्रेफर रिस्कियर प्रोजेक्ट्स, ये लोग चाहते हैं ज्यादा रिस्कियर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जिसके जरिए उनको ज्यादा रिटर्न्स मिल सके, लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं बिकॉज दे वांट स्टेबल इनकम। ओके, वो चाहते हैं कि कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी रिस्क नहीं आनी चाहिए। ओके, शेयर होल्डर मैकेनिज्म्स, अब क्या क्या जरिया है जिसके जरिए शेयर होल्डर जो है कंपनी पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस बाय सिंपल मेजॉरिटी, राइट। सो मीटिंग्स होती हैं जिसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो शेयर होल्डर्स पास करते हैं बाय पासिंग रेजोल्यूशंस। प्रॉक्सी वोटिंग, शेयर होल्डर असाइंस वोटिंग राइट्स टू अनदर पार्टी, जरूरी नहीं है शेयर होल्डर खुद आके वोट करे, किसी और को भी असाइन कर सकता है। देन एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स, प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट, टेंडर ऑफर्स, हॉस्टाइल टेकओवर्स। एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स का बेसिकली काम क्या है, कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए ये लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। सो इसमें क्या कर सकते हैं ये लोग, प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मतलब बाकी शेयर होल्डर्स को, यूजुअली एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कोई हेज फंड हो गई, कोई म्यूचुअल फंड हो गई, जिन्होंने किसी कंपनी में एक बड़ा स्टेक ले रखा है। ओके, तो वो चाहते हैं मैनेजमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना कि आपको ये चीज करनी चाहिए, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो उस चीज के लिए ये लोग प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट करते हैं, मतलब जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी बोलते हैं कि आप हमारे फेवर में वोट कीजिए। देन टेंडर ऑफर्स, मतलब ये लोग
जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स को खरीदने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको ऑफर्स दे रहे हैं ताकि इनके पास और ज्यादा पावर आ जाए और ये लोग और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सके मैनेजमेंट को। तीसरी चीज क्या हो गई, हॉस्टाइल टेकओवर, कि भाई हमने कंपनी को खरीद ही लिया विदाउट द इंटेंट कि भाई मैनेजमेंट बेचना चाहता था या नहीं चाहता था, हमने पूरी कंपनी को क्या कर लिया, हमने मेजॉरिटी स्टेक बाय कर लिया। सो अगर हमने विदाउट मैनेजमेंट्स अप्रूवल किया है तो इट इज हॉस्टाइल टेकओवर। ओके, एंड देन शेयर होल्डर लॉसूट्स, अगर आपके हिसाब से कंपनी नहीं चल रही है तो आप कंपनी पे लॉसूट भी फाइल कर सकते हैं। बोर्ड स्ट्रक्चर, देर आर 3 टाइप्स ऑफ बोर्ड स्ट्रक्चर। वन इज वन टीयर, जिसमें हम जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सबको एक साथ ही एक ही बोर्ड में बिठाते हैं। ठीक है, दे आर ऑल ऑन द सेम बोर्ड। लेकिन दूसरा है 2 टीयर स्ट्रक्चर, जिसमें 2 बोर्ड्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। वन इज सुपरवाइजरी एंड अनदर वन इज मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट बोर्ड कौन हो गया, जो इनसाइडर्स हैं, जो कंपनी को चला भी रहे हैं और जो बोर्ड में भी हैं। लेकिन जो सुपरवाइजरी बोर्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखा जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन हो गए, जो लोग कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस में एंगेज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की मॉनिटरिंग, उसको ओवरसी करने के लिए ही उस सुपरवाइजरी बोर्ड में है। देन स्टैगर्ड बोर्ड, स्टैगर्ड बोर्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको होस्टाइल टेकओवर में भी एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। तो स्टैगर्ड बोर्ड के केस में क्या होता है, मान लीजिए आपकी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं, तो आपने उनको 3 टीयर्स में बांट दिया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो ठीक है, तो एक टाइम पर सिर्फ एक टीयर का ही इलेक्शन होगा, बाकी 2 टीयर का इलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे केस में अगर कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर हो जाता है तो कोई भी नया ओनर कंपनी के सिर्फ एक टीयर के डायरेक्टर्स को ही रिप्लेस कर पाएगा, बाकी 2 टीयर जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। ओके, so this is staggered board, only fraction elected annually, it protects management, right? because आप पूरे के पूरे बोर्ड को एक बार में चेंज नहीं कर सकते हो। minority shareholders prefer full board elections, they want full board elections because अगर मैं माइनॉरिटी और मेजोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स तो ज्यादातर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो जो माइनॉरिटी है वो चाहते हैं कि अगर बोर्ड ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसको पूरा चेंज कर दें, राइट? लेकिन मेजॉरिटी जो है ऐसा करने नहीं देता है यूजुअली, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट देयर। देन डुअल क्लास शेयर्स, डिफरेंट वोटिंग राइट्स फॉर डिफरेंट शेयर क्लासेस। इट मींस दैट आप एक शेयर, मतलब एक ही शेयर के आप 2 कैटेगरीज बना रहे हैं। एक कैटेगरी में आपने वोटिंग राइट ज्यादा दे रखे और दूसरे में आपने वोटिंग राइट्स कम दे रखे, लेकिन हो सकता है उस वोटिंग को कंपेंसेट करने के लिए आपने उसमें डिविडेंड ज्यादा दे दिया, राइट? तो ये प्रोमोटर्स, फाउंडर्स क्या करते हैं, वोटिंग राइट्स को अपने हाथ में रखने के लिए इस तरीके का डुअल क्लास स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। सम की बोर्ड कमिटीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिफरेंट कमिटीज बनाई गई हैं, तो उनका क्या रोल है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। वन इज ऑडिट कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल्स, एक्सटर्नल ऑडिटर, भाई इनको अपॉइंट करना, राइट? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करना, इनका रेम्युनरेशन, ये सारी चीजें ऑडिट कमिटी देखती है। कंपेंसेशन और रेम्युनरेशन कमिटी, इनका काम क्या है, इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ये मैनेजमेंट की रेम्युनरेशन वगैरह तय करने का काम करती हैं। एंड देन नॉमिनेटिंग और गवर्नेंस कमिटी, जिसका काम क्या है, बोर्ड कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना, कोड ऑफ एथिक्स, कंप्लायंस, ये सब गवर्नेंस की जो बातें हैं ये सब नॉमिनेटिंग या गवर्नेंस कमिटी करती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कमिटीज होती हैं जैसे रिस्क कमिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्रेडिटर मैकेनिज्म्स। अब क्रेडिटर किस तरीके से इंश्योर करते हैं कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। ठीक है, बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मकसद क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन सभी का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करते हुए कैसे कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किस कैसे कैसे सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बॉन्ड इंडेंचर्स विथ कॉवेनेंट्स। बॉन्ड इंडेंचर्स, इंडेंचर्स का मतलब क्या है, यस यू विल गेट नोट्स ऑफ दीज सेशंस, ये सभी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इट विल टेक यू टू अ
फ्री कोर्स, ओके। उस कोर्स में आपको ये सारे नोट्स विथ द मार्किंग्स आपको अटैच मिल जाएंगे, ठीक है। यू जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन once the class is over, okay। बॉन्ड इंडेंचर्स विद covenant, सो व्हाट आर इंडेंचर्स, दीज आर एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो एग्रीमेंट्स इश्यूअर्स के साथ हो रहे हैं बॉन्ड होल्डर्स के। एंड covenants का मतलब हो गया कंडीशंस, तो हम एग्रीमेंट्स में ही ऐसी कंडीशंस लिख देंगे जिससे हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाए। देन कोलैटरल प्लेस्ड अगेंस्ट बॉन्ड्स, सो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो अपना रिस्क कम करने के लिए अगेंस्ट में क्या लेते हैं, कोलैटरल। देन क्रेडिटर कमिटीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, अगर क्रेडिटर्स का मान लो पैसा सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, और एक एक क्रेडिटर अगर कंपनी से मांगने जाएगा तो उनका इंटरेस्ट सही से प्रोटेक्ट नहीं होगा, कंपनी उनको डिनाई कर सकती है। तो ऐसे केस में क्रेडिटर कमिटीज काम आती है जो उनका कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करती है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईएसजी फैक्टर्स। सो एनवायरमेंटल में क्या फैक्टर्स आएंगे, ये बहुत ही सिंपल है, आपको अगर एग्जांपल्स में देखते हैं तो आप इजीली इसको चूज कर पाओगे। सो क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स और एयर वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ऑल दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है, दैट इज स्ट्रैंडेड एसेट्स, जिसपे सवाल पूछा जा सकता है। एसेट्स दैट बिकम अनवायबल ड्यू टू रेगुलेटरी और मार्केट चेंज, अगर कोई आपकी फैक्ट्री थी जिससे लेकिन पॉल्यूशन होता था, अब सरकार ने ऐसे पॉल्यूशन के नॉर्म्स बना दिए हैं कि अब वो फैक्ट्री आप यूज ही नहीं कर पाओगे, तो वो क्या बन जाएगी, वो एसेट जरूर था लेकिन अब वो स्टैंडर्ड एसेट बन जाएगी कि अब वो फैक्ट्री आपके लिए, वो मशीनें आपके लिए क्या हो गई, बेकार हो गई, ओके। देन सोशल, कस्टमर प्राइवेसी, एम्प्लॉय डाइवर्सिटी, सो लोगों से रिलेटेड जो भी पॉइंटर्स है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी covered under social factors। and governance में क्या आएगा, board composition, executive pay, bribery, political lobbying, all these pointers will come under governance। investor exposure to ESG risk, equity investors bear the most ESG risk because they are residual claimants, उनका तो सबसे लास्ट में जो हिस्सा बचता है वही है, राइट, सो दे आर गोइंग टू बियर द मैक्सिमम रिस्क। और फिर डेट की अगर हम बात करें तो डेट होल्डर्स भी रिस्क बियर करते हैं, पर डेट होल्डर्स में अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग रिस्क बियर करेंगे। जैसे कि अगर लॉन्गर मैच्योरिटी डेट है तो उनका रिस्क ज्यादा है, दे आर मोर एक्सपोज देन शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, बिकॉज जो ईएसजी फैक्टर्स है वो एकदम इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे आपकी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो शॉर्ट टर्म वाले थोड़े से सेफ है, लॉन्ग टर्म वाले जो है ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई सिक्योर्ड बॉन्ड वाला है तो वो ज्यादा सेफ है, अनसिक्योर्ड वाला ज्यादा रिस्क में है, राइट। या फिर अगर सीनियर बॉन्ड है तो वो सेफ है, जो जूनियर है वो ज्यादा रिस्क में है, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग डेट होल्डर्स की अलग अलग रिस्क एक्सपोजर यहां पर होती है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। सो क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या चाहेगा कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और स्टैगर्ड बोर्ड इलेक्शंस होने चाहिए, जी नहीं। स्टैगर्ड बोर्ड में हमने पढ़ा था कि माइनॉरिटी जो है स्टैगर्ड को इतना पसंद नहीं करते। मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहेंगे क्या, वो हाँ वो चाहेंगे कि ज्यादातर लोग बाहर के होने चाहिए ताकि कंपनी अच्छे से चलाई जा सके और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। वो इनसाइडर्स को नहीं चाहेंगे कि वो लोग बोर्ड में बैठे हो, राइट। सो सी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, वो लोग चाहते ही नहीं इनसाइड डायरेक्टर्स को होना। तो बी हो रहा है कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए प्लस फुल बोर्ड इलेक्शंस एनुअली, हाँ वो चाहेंगे कि बोर्ड को स्टैगर मत करो, पूरा का पूरा बोर्ड का ही वोटिंग करवा दो, ठीक है। क्यों चाहेंगे ऐसा, बिकॉज फुल इलेक्शंस अलाउ शेयर होल्डर्स टू वोट आउट पुअर परफॉर्मिंग बोर्ड क्विकली, राइट, कि अगर बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा तो पूरा का पूरा चेंज करो, राइट। दैट इज व्हाई दे प्रेफर फुल बोर्ड इलेक्शन। इंफॉर्मेशन asymmetry most likely makes monitoring difficult between। इंफॉर्मेशन asymmetry कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है और शेयर होल्डर्स के पास सबसे कम इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन का गैप है, दिस इज इंफॉर्मेशन asymmetry। तो इससे सबसे बड़ा डिफिकल्टी किसके बीच में होती है, मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में, ओके। एन एक्टिविस्ट शेयर होल्डर ऑब्टेन्स प्रॉक्सीज फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स, जरा ध्यान से पढ़िएगा, एक एक्टिविस्ट शेयर होल्डर क्या कर रहा है, प्रॉक्सीज ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स टू वोट अगेंस्ट इनकम्बेंट मैनेजमेंट इन अ बोर्ड इलेक्शन।
अभी हमने पढ़ा था कि एक एक्टिविस्ट शेयर होल्डर 3 तरीके के तरीके अपनाता है मैनेजमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये किसके अंदर आएगा? टेंडर ऑफर का मतलब क्या था कि हम और शेयर होल्डर से उनके शेयर्स खरीद रहे हैं उनको प्रीमियम दे करके, ताकि हम इन्फ्लुएंस कर सके। इस केस में हम शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, इस केस में हम बस बाकी शेयर होल्डर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट। ठीक है। A plant must shut down because new regulations make it economically unviable. This is best described as stranded asset. ठीक है। Done. Next is working capital and liquidity. Cash conversion cycle. So क्या फॉर्मूला है कैश कन्वर्जन साइकिल का? डेज इन्वेंट्री होल्डिंग, देन सेल्स होल्डिंग एंड पेबल्स होल्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होंगे, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स एंड माइनस पेबल्स। ठीक है, सो इनका फॉर्मूला क्या है? डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, इन्वेंट्री बाय सीओजीएस बाय 365। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, ऐसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इंटरप्रिटेशन जरूर समझ लीजिए। इंटरप्रिटेशन क्या है? लोअर कैश कन्वर्जन साइकिल इज बेटर बिकॉज आपका जो कैश है वो जल्दी घूम रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज सीसीसी? आपने पैसा डाला कब है बिजनेस में, एंड वो घूम के आपके पास वापस कब रियलाइज हो रहा है। द टाइम दैट इट टेक्स फॉर कैश टू कन्वर्ट, दैट इज कॉल्ड सीसीसी, राइट? कैश कन्वर्जन साइकिल। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? दैट इज व्हाट वर्किंग कैपिटल इज। उतना आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपका कॉस्ट उतना ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे आप सीसीसी कम करोगे वैसे आपका फंड्स रिलीज होंगे एंड आपका कॉस्ट सेव होगा। ओके, आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर आपका डेज इन्वेंट्री ऑन हैंड अगर इंक्रीज होता है तो इसका कैश कन्वर्जन साइकिल पे क्या इंपैक्ट होगा? तो इसका आंसर क्या है? कैश कन्वर्जन साइकिल इंक्रीज होगा, बिकॉज हमारा फॉर्मूला ये है कि इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स माइनस पेबल्स। ठीक है, तो आई गेस इसका मतलब आप समझते हैं कि भाई मैंने अपना पैसा डाला, लेट्स से मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया, राइट? उसके बाद इन्वेंट्री आपने बना लिया, आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, पर फिर उसको बिकने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? तो जितना टाइम इन्वेंट्री आपका गोडाउन में पड़ा है उतना आपका क्या हो गया? डीओएच हो गया। उसके बाद ये माल बिक गया, आपके गोडाउन से निकल गया, उसके बाद बिकते ही इमीडिएटली आपके पास पैसा नहीं आया, पैसा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? सो दैट वुड बी द टाइम दैट द रिसीवेबल्स और डेटर्स आर गोइंग टू टेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल टाइम पीरियड, जितना आपका पैसा फंसा हुआ रहेगा जितने दिनों के लिए। लेकिन इस पीरियड में अगर ये रॉ मटेरियल आपने कैश देकर नहीं खरीदा था, आपने क्रेडिट में खरीदा था, तो जितना दिन आपको क्रेडिट मिल गया, जितना दिन आपको क्रेडिट मिल गया उतना दिन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, एंड आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ इतने दिनों के लिए ही फंसेगा। ओके, सो यही चीज हम कर रहे हैं। सो डेज इन्वेंट्री होल्डिंग अगर बढ़ती है तो सीसीसी इंक्रीज होगा, डीएसओ अगर बढ़ता है तो भी कैश कन्वर्जन साइकिल इंक्रीज होगा। दीज आर ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी। ड्रैग एंड पुल पूछा जा सकता है। व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग इज कि मेरा पैसा आने वाला था वो लटक गया। ठीक है, ड्रैग का मतलब क्या है? पैसा आने वाला था वो लटक गया, तो मेरा पैसा फंस गया, राइट? एंड पुल ऑन लिक्विडिटी का मतलब क्या है? मेरा पैसा जाने वाला था वो जल्दी चला गया, तो भी वो लिक्विडिटी के लिए नुकसान है, राइट? सो अगर डीपीओ इंक्रीज होता है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर डेज पेबल आउटस्टैंडिंग इंक्रीज होता है तो इससे क्या होगा? आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो कम हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू इंप्रूव योर लिक्विडिटी। ओके, सो ड्रैग वर्सेस पुल ऑलरेडी बताया मैंने आपको। ड्रैग ऑन लिक्विडिटी क्या है? ये कैश इनफ्लोज पे लगता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ड्रैग इनफ्लो पे लगता है और जो पुल है वो आउटफ्लो के ऊपर लगता है। सो कैश इनफ्लोज लैग। ठीक है, मेरा पैसा आने वाला था वो अटक गया, राइट? जैसे कि अगर आपका इन्वेंट्री बिल्डअप बढ़ गया तो अब पैसा और लेट आएगा, बिकॉज अब बिकने में और टाइम लगेगा, राइट? फिर कैश आने में और टाइम लगेगा, तो आपका सीसीसी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पुल ऑन लिक्विडिटी क्या है? जैसे कि सप्लायर्स डिमांड फास्टर पेमेंट। अगर सप्लायर्स ने क्या किया? आपकी क्रेडिट पीरियड को कम कर दिया तो ऐसे केस में आपको पेमेंट अब और जल्दी करना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू
लीड टू पुल ऑन लिक्विडिटी, राइट, जिससे आपका सीसीसी क्या होगा और बढ़ जाएगा। चलिए अब आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज पे। ये तो अगर एग्जाम में आ गए तो आपके लिए बोनस है, दीज आर गोइंग टू बी बोनस फॉर यू। सबसे पहले है करंट रेशियो विच इज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। इसमें कुछ भी एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्विक रेशियो निकाल रहे हो, ये एग्जाम में ध्यान रखिए कि आपको इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करना है करंट एसेट्स में से, और जब आप कैश रेशियो निकाल रहे हो तो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स दोनों को एक्सक्लूड करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, सभी एग्जाम्पल्स एक साथ में आएंगे। उसके बाद है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी लिक्विडिटी सोर्सेस। हाँ, ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है एग्जाम के लिए। व्हाट इज प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी? ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस में क्या आते हैं? वो सोर्सेस जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होते हैं। ठीक है, आप धंधा चलाने के लिए जहां से पैसा यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास कैश ऑन हैंड है, आपने बैंक से जो रेगुलर बोरोइंग्स आप करते हैं वो आपने की हुई है, राइट, आपने जो पैसा कमाया है, व्हाट इज योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दीज आर योर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कैश। आपको बिजनेस में कभी भी पैसे की जरूरत है तो सबसे पहले आप इन्हीं को यूज करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी सोर्सेज पूरा नहीं पड़ रहा है तो आपको सेकेंडरी सोर्सेज से भी पैसा लाना पड़ेगा। जैसे कि आपको एसेट्स बेचने पड़ गए, राइट, आपको डिविडेंड्स रोकना पड़ गया, आपके जो कैपेक्स प्लान्स थे वो आपको डिले करने पड़ गए, you have to sell your assets, you have to issue equity, you have to restructure your debt। आपको डेट होल्डर से नेगोशिएशंस करने पड़ रहे हैं कि भाई थोड़ी सी और मोहलत दे दो। यू हैव टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, राइट। तो जितने भी सेकेंडरी ऑप्शंस हैं इन सभी केसेस में ये सब आपके रेगुलर ऑपरेशनल्स सोर्स नहीं है, ये आप मजबूरी में ही करोगे, जिससे मार्केट में एक नेगेटिव सिग्नल जाता है। ठीक है, ये सब निगेटिव सिग्नल देते हैं मार्केट में, एंड दीज आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर कॉस्टली। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ईएआर ऑफ सप्लायर फाइनेंसिंग। ठीक है, एबीसी ऑफ इस तरीके का आपको टर्म मिलेगा, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम में अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। सिंपल छोटा सा मैथ्स है लेकिन आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इससे, राइट। सो इफ द टर्म ऑफ द सप्लायर इज 2/10 नेट 30, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10 दिन में पेमेंट कर दिया तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपने 10 दिन में पेमेंट कर दिया तो। अदरवाइज 30 दिन में तो आपको पेमेंट वैसे भी करना ही था। ठीक है, तो आपके पास अभी ये एनालिसिस करना है आपको कि ये 20 दिन पहले अगर मैं पेमेंट करता हूं जिससे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ये फायदेमंद है कि नहीं। ओके, सो डिस्काउंट इज 2%। कितना दिन आपको पे करना है, कितने दिन में पे करना है? 10 दिन में। फाइनल ड्यू अदरवाइज कितने दिन में पे करना पड़ता है? 30 दिन में, राइट। तो कितना दिन पहले आपको पेमेंट करना पड़ रहा है? दैट इज 20 डेज। अब इसको आपको एनुअल परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये 2% डिस्काउंट जो है ये कितने दिनों के लिए आपको मिल रहा है? बेसिकली आपको 20 दिन पहले अपने आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, राइट। सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन एनुअल परसेंटेज सो दैट यू कैन कंपेयर इट विद अदर रेट्स। अगर मैं बैंक से कंपेयर करूं, मान लो बैंक का इंटरेस्ट रेट 8% का है, तो क्या बैंक से लोन लेकर के इस पर्टिकुलर पेमेंट को करना फिजिबल रहेगा? ये चीज आप तभी कंपेयर कर पाओगे जब इस 2% को आप किसी एनुअल रेट में कन्वर्ट करोगे, राइट। सो हाउ डू वी डू दिस? तो इसको आप ध्यान रखिए, ऊपर में 1+ डिस्काउंट रेट, नीचे 1- डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये हो गया आपका कि आपने कितना पेमेंट कलेक्शन होना है। ठीक है, आपको 100 रुपए में से अब कितना मिलेगा? 98, राइट। एंड ऊपर आप 1+2% पे कर रहे हो। दिस इज फॉर 20 डेज, दिस इज फॉर 20 डेज। तो 365 डेज के लिए कितना होगा? ठीक है, तो 365 डिवाइडेड बाय 20, 365 डिवाइडेड बाय 20, एंड दैट कम्स आउट टू 44.6%, 44.6%। ठीक है, तो जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए कॉस्ट हो गया और जिसको मिल रहा है उसके लिए बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो डेटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री इज 200, COGS इज 1000, receivables 100, revenue 730,
पेबल्स एंड सीओजीएस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सीसीसी कैलकुलेट करना है। तो डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग पहले आपको निकालना है। सो दिस इज वेरी सिंपल। 200 का इन्वेंट्री है ऑन अ सीओजीएस ऑफ 1000, तो इसको आप डेज में कन्वर्ट करो 365 से मल्टीप्लाई करके, दैट गिव्स यू 73 डेज। इसी तरीके से डीएसओ 100 अपॉन 730 मल्टीप्लाइड बाय 365, एंड इसी तरीके से आप पेबल्स निकालोगे तो आपके लिए तीनों कैलकुलेशंस आ गई। तो डीएसओ प्लस डीओएच माइनस डीपीओ, दैट विल गिव यू सीसीसी, कैश कन्वर्जन साइकिल। ये क्लियर है? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट इज सप्लायर ऑफर टर्म्स 1.5 15 नेट 40, मतलब 40 दिन में आपको पेमेंट करना ही था, लेकिन अगर आपने 15 दिन में कर दिया तो आपको 1.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बैंक से आपको 8% पे लोन मिल रहा है, तो आप इस 1.5% को कन्वर्ट करो पर एनम रेट में, राइट। अगेन वही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, 1+D/1 - D, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1+1.5% डिवाइडेड बाय 1 - 1.5% टू द पावर 365 बाय कितने दिनों के लिए फाइनेंसिंग चाहिए होगी, दैट इज फॉर 25 डेज। ओके, सो दैट ट्रांसलेट्स टू 24.9%, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर 24.9% सेव करने को मिलेगा। तो अगर बैंक से 8% पे मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे? आप बैंक से लेकर के यहाँ पे पेमेंट कर दो, राइट। बैंक से लेकर के यहाँ पे पेमेंट कर दो, ओके, बोरो फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट एग्जांपल, करंट एसेट्स इज 500, इन्वेंट्री 150, कैश 100, मार्केट सिक्योरिटीज 50, रिसीवेबल्स 200। कैलकुलेट ऑल थ्री लिक्विडिटी रेशियोज। तो करंट रेशियो में क्या आएगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दैट गिव्स यू 1.67x। उसके बाद क्विक रेशियो में क्या करोगे, इन्वेंट्री हटा दोगे, राइट। सो इन्वेंट्री हटाने से कितना आ रहा है आपका 100, ये हो गया 50, ये हो गया 100, एंड फिर आपका रिसीवेबल्स हो गया 200, ठीक है। इन्वेंट्री को हमने एक्सक्लूड कर दिया, सो दैट गिव्स यू करंट एसेट्स ऑफ 350। एंड फाइनली जब कैश रेशियो ले रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही लेंगे, इन्वेंट्री रिसीवेबल्स दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अ कंपनी एक्सटेंड्स कस्टमर क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम 60 डेज टू 90 डेज, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन सीसीसी। आपने कस्टमर्स को ज्यादा दिनों के लिए क्रेडिट पीरियड दे दिया, तो इससे आपके रिसीवेबल होल्डिंग्स और बढ़ जाएंगे, तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल और बढ़ जाएगा। ओके, हाँ, अगर परचेज गिवन है तो आप परचेज भी यूज कर सकते हैं। कौन से एग्जाम्पल की कह रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। इनमें से सेकेंडरी सोर्स कौन सा होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस प्राइमरी सोर्स है, बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट प्राइमरी सोर्स है, डिलेइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स होगा, बिकॉज इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हो गए आपके बिजनेस में, आपकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो इंपैक्ट होने वाली है। ओके, ओके, यश कह रहे हैं कि आंसर दूसरा आ रहा है। आप आंसर कंफर्म कर दीजिए, अगर आंसर कुछ और आ रहा है कंफर्म कर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है? इसको करिए तो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? 54.9 आ रहा है। ठीक है, इसको काइंडली चेक कर लेंगे, ये हो सकता है गलत हो, इसको काइंडली चेक कर लेंगे। इट शुड बी एज पर दिव्यांशु, इट शुड बी 54.9। एक बार और भी कोई कंफर्म कर देंगे? यश भी 54.9 कह रहे हैं।
ठीक है, ठीक है, हो सकता है आंसर, फाइनल आंसर गलत आ रहा हो, दिस इज बट द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी दिस वे. ओके, ऑलराइट, थैंक यू फॉर द करेक्शन. आगे बढ़ते हैं. कंजर्वेटिव वर्सेस एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो कंजर्वेटिव के केस में आप बहुत ही हाई लेवल ऑफ एसेट्स मेंटेन करके चल रहे हैं. फाइनेंसिंग सोर्स लॉन्ग टर्म डेट या इक्विटी पे आपको रिलाई करना पड़ रहा है, राइट, बिकॉज आप हर वक्त हायर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चल रहे हैं, हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज मेंटेन करके चल रहे हैं. तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, आपकी लिक्विडिटी भी आप ज्यादा मेंटेन करके चल रहे हैं, एंड जो रिस्क है आपका वो कम हो जाएगा बिकॉज आपने जरूरत से ज्यादा ही लेवल्स मेंटेन किए हुए हैं. लेकिन एग्रेसिव के केस में क्या होगा कि आप बिल्कुल मिनिमम इन्वेंट्री, मिनिमम रिसीवेबल्स, मिनिमम कैश लेकर के चल रहे हैं. ठीक है, तो करंट एसेट लेवल क्या होगा आपका, कम हो जाएगा. फाइनेंसिंग सोर्स आपको ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कम डेट से भी आपका काम चल जाएगा, एंड विच इज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म डेट, राइट, बिकॉज ये हमेशा के लिए आपको बाइंड करके नहीं रखना है. एंड देन कॉस्ट इज गोइंग टू बी लोअर, लिक्विडिटी भी आप कम मेंटेन कर रहे हो, कैश भी कम मेंटेन कर रहे हो, एंड जो रिस्क है दैट इज गोइंग टू बी हायर, राइट. तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं, जब आप एग्रेसिव खेल रहे हैं तो आप रिस्क जो है थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं. ओके, a company holds 600K in assets and faces an emergency liquidity need. It sells, उसको जरूरत है पैसों की, तो उसने सबसे पहले क्या सेल किया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू ऑफ 200K, देन इन्वेंट्री एट अ 15% डिस्काउंट. 200 का इन्वेंट्री इन्होंने 170K पे बेच दिया, तो यहाँ 30K का लॉस हो गया, एंड इक्विपमेंट को 25% लॉस में बेच दिया, 200K का 150K में. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी. तो ये 600K निकालने का आपको कॉस्ट क्या पड़ा, यहाँ पे 30K गया और यहाँ पे 50K गया, राइट. तो आपको टोटल में 80K का नुकसान उठाना पड़ा. कितने की फंडिंग के लिए, फॉर अ फंडिंग ऑफ 600. परसेंटेज कितना आ रहा है, 13.3%. दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी. जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उसको तो आप फेयर वैल्यू पर ही बेच पा रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. NPV IRR calculations, let's see. NPV again you can expect definitely questions on this. तो NPV का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ठीक है, तो कैश आउटफ्लो अगर आपका एक ही है दैट इज गोइंग टू बी ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो अगर आपका जो आंसर है, इस इक्वेशन का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब फर्म को इससे फायदा नहीं है, तो यू शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. एनपीवी इज डायरेक्ट डॉलर मेजर ऑफ वैल्यू एडेड. ठीक है, जो एनपीवी निकल के आ रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो डायरेक्ट वैल्यू एडिशन है आपकी शेयर शेयर होल्डर्स की वेल्थ में. सो दैट इज इन रुपी टर्म्स. ठीक है, डायरेक्ट डॉलर टर्म्स में आपको उतना फायदा हो रहा है. आईआरआर क्या है, आईआरआर इज द रेट एट विच डिस्काउंट एट विच एनपीवी बिकम जीरो. अगर आईआरआर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अगर आईआरआर कम है तो यू शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. एंड व्हाट इज आईआरआर, इट इज परसेंटेज रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो आप 15%, 20% इस तरीके से आपको आईआरआर एक परसेंटेज बताता है ऑन द प्रोजेक्ट. अभी एग्जांपल पे आता हूं इसका. ओके, की एडवांटेज कंपैरिजन. तो एनपीवी और आईआरआर में कंपैरिजन क्या है, ये आपको डॉलर टर्म्स में बताता है, ये परसेंटेज टर्म्स में बताता है. री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन, ये इसकी सबसे बड़ी distinction factor है, that it assumes that cash flows are reinvested at the weighted average cost of capital. लेकिन IRR क्या assume करता है, that the cash flows are reinvested at IRR. ओके, कि उसका उस प्रोजेक्ट का जो IRR है, जो भी उससे कैश फ्लो निकल के आ रहे हैं वो दोबारा से उसी रेट पे री इन्वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा IRR अज्यूम करके चलता है. मोर रियलिस्टिक अजम्पशन क्या है, एनपीवी का है, बिकॉज वैक अचीव कर पाना फिर भी पॉसिबल है. ठीक है, बिकॉज वैक क्या है, हमारा मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन आप लेकर के चल रहे हो कि इतना तो हमको कमाना ही चाहिए हमारे कैपिटल पे, तो वो तो आप चलो फिर भी कमा लोगे. लेकिन किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर तो हो सकता है बहुत ज्यादा हाई हो, तो वो एक्सपेक्ट करना कि हम कैश फ्लो उसको दोबारा री इन्वेस्ट करके उतना ही कमा लेंगे, दैट मे बी अनरियलिस्टिक. इसीलिए आईआरआर की जो बेसिस है, जो
प्रिजम्पशन है वो हमेशा सही नहीं बैठती. सो व्हाट वर्क्स फॉर अनकन्वेंशनल कैश फ्लो? एनपीवी अनकन्वेंशनल कैश फ्लो में भी काम करता है, लेकिन जो आईआरआर है उस केस में आपको कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, अनकन्वेंशनल कैश फ्लो का मतलब क्या है कि आपका अगर जो कैश फ्लो का साइन है, अगर मान लो एक बार निगेटिव हो रहा है, फिर एक बार पॉजिटिव हो रहा है, फिर निगेटिव हो रहा है, इस तरीके से अगर कैश फ्लोज एक बार आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर साइंस मल्टीपल बार चेंज हो रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड अनकन्वेंशनल कैश फ्लो. एंड ऐसे केसेस में आपको मल्टीपल आईआरआर या नो आईआरआर जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है. ओके, लेकिन एनपीवी जो है वो आपको ऐसे केस में भी सही आंसर देगा. ओके, दिव्यांशु क्या एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं? सर बैंक रेट विल इफेक्ट, नहीं बैंक रेट वहां पर 8% था, राइट. एंड आपको जो सप्लायर ने ऑप्शन दिया उसमें आंसर कितना आ रहा है? 54% समथिंग, राइट. तो आप क्या करोगे? 8% की कॉस्ट पे फंडिंग लोगे एंड उसमें क्या करोगे? सप्लायर का पैसा चुका दोगे. ठीक है, बिकॉज आपको 2% फॉर कितना डेज था? 25 डेज के लिए आपको अगर मिल रहा है तो वो 2% एनुअलाइज करने से बहुत ज्यादा परसेंटेज हो जाता है, राइट. तो आप अगर उस ऑप्शन को मिस करते हो, अगर आप वो ऑप्शन को मिस कर जाते कि यार सिर्फ 25 दिन की अगर मैं डिले कर देता हूं तो भैया मेरे को 54% क्या क्या होगा, मैं लूज कर जाऊंगा, राइट. तो इसीलिए हम क्या करेंगे? बैंक को प्रेफर करेंगे एंड सप्लायर को पेमेंट कर देंगे. दिव्यांशु क्लियर है बैंक रेट वाला ऑप्शन? NPV IRR, when NPV and IRR are in conflict, always follow NPV. So as I said, IRR में दो दिक्कतें हैं. एक तो ये assumption जो कैश फ्लो री इन्वेस्टमेंट का assumption है, दूसरा ये कभी कभी मल्टीपल IRR शो करेगा. तो IRR हमेशा आप रिलाई नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए. तो अगर कभी भी IRR के साथ कंफ्लिक्ट होता है NPV का, वी आर ऑलवेज गोइंग टू प्रेफर NPV फॉर द फाइनल डिसीजन. ओके, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. अ प्रोजेक्ट कॉस्ट $5,000, कैश फ्लोज पहले साल में 3,000, दूसरे साल में 2,000 और तीसरे साल में भी 2,000. रिक्वायर्ड रिटर्न इज 20%. ये हो गया आपका डिस्काउंट रेट. कैलकुलेट एनपीवी. ठीक है, तो यहां पर हम मैनुअली देख रहे हैं, बाकी एग्जाम में आप इसको कैलकुलेटर के जरिए करेंगे. सो 3,000 को एक साल के लिए डिस्काउंट किया एट 10%, फिर यहाँ पे 2 साल के लिए, यहाँ पे 3 साल के लिए. एंड ये तीनों कैश फ्लोज को ऐड करके आपको पीवीसीआई मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज. माइनस कर दीजिए जो आपका आउटफ्लो था, दैट इज 5,000, एंड दैट गिव्स यू 882. सिंस द आंसर इज पॉजिटिव, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ मशीन कॉस्ट $10,000, कैश इनफ्लोज ईयर 1 में 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4 साल तक 4,000 आ रहे हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 12%. ये हो गया आपका डिस्काउंट रेट. शुड द फर्म इन्वेस्ट, राइट. अगेन वही क्वेश्चन है, आपको इन कैश फ्लोज को क्या करना है? डिस्काउंट करना है फॉर 4 years, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू अ कैश इनफ्लो ऑफ 12,149. ठीक है, 12,149. आपको इसमें क्या करना है? जब आप कैश फ्लो में वैल्यूज एंटर करोगे, जब आप CF1 में 4,000 एंटर करोगे, उसके बाद नीचे जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप 4 सेट कर देना. उसको 4 सेट कर देना. आपको 4 बार कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, कैश फ्लो 4 करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो द एनपीवी इज गोइंग टू गिव यू, इसमें आपको क्या करना है? बस कैश आउटफ्लो सेट करना था 10,000. सो योर cash sorry NPV comes out to 2,149, which is positive, so you are going to accept the project. Okay, एंड फिर इन्हीं कैश फ्लो से आपको आईआरआर में जाकर के कंप्यूट करना है, सीपीटी दबाना है. दैट विल गिव यू द आंसर एज आईआरआर का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया नहीं है ना. ठीक है, दिखाया नहीं है, बट अगर आईआरआर आपका 12% से ज्यादा है देन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. ठीक है, एंड वैसे इस केस में आईआरआर 12% से ज्यादा ही आएगा बिकॉज आपका एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, ग्रेट. नेक्स्ट, 2 projects
project A has NPV of 500, IRR of 18%. Project B has NPV of 800 and IRR of 15%, right? तो अब ये दोनों प्रोजेक्ट्स में अगर आप एनपीवी कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ 500 दिख रहा है, यहाँ 800 दिख रहा है, तो आप सोच रहे होंगे भाई प्रोजेक्ट बी लेना चाहिए। लेकिन अगर आप आईआरआर को कंपेयर करते हो तो आपको लग रहा होगा कि प्रोजेक्ट ए चूज करना बेटर है, राइट? बिकॉज प्रोजेक्ट ए का आईआरआर 18% ज्यादा है, राइट? बट जरा ध्यान से समझिएगा, ये 18% ज्यादा देख करके प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट नहीं करना है। बिकॉज अगर सिर्फ ज्यादा आईआरआर देख करके आप अगर डिसीजंस लोगे तब तो कोई मान लीजिए छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिर्फ 10,000 रुपए का प्रोजेक्ट है, उस पर चाहे 18% के आप 50% भी कमा लो, कितना कमाया? 5,000 कमा लोगे, तो 5,000 से क्या होगा? कुछ नहीं होता, राइट? लेकिन किसी बहुत बड़े $1 मिलियन के प्रोजेक्ट में आपने अगर 10% भी कमा लिया तो वो तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, राइट? सो आईआरआर का परसेंटेज इज नॉट गोइंग टू बी द फाइनल डिसीजन मेकर, ठीक है? आपको ये देखना है कि ओवरऑल फर्म को कितना वैल्यू मिल रहा है इन डॉलर टर्म्स, विच इज व्हाट एनपीवी टेल्स अस, राइट? तो एनपीवी हमको क्या बता रहा है? रूपी टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में किसमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो यू आर गोइंग टू चूज प्रोजेक्ट बी इन दिस केस, ठीक है? की प्रिंसिपल्स दैट यू नीड टू इंक्लूड और एक्सक्लूड, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम के लिए भी और इन जनरल अगर आप फाइनेंस की कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तब भी। सो क्या प्रिंसिपल्स है? हमेशा आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज को ही रेफर करेंगे, प्रॉफिट को, नेट इनकम को कभी भी यूज नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, बिकॉज अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है एंड उनका आफ्टर टैक्स होना भी जरूरी है, ठीक है? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज ओनली, जो उस प्रोजेक्ट से एडिशनल कैश फ्लोज आप कमाओगे वही आपके डिसीजन फैक्टर में आने चाहिए। तीसरा, टैक्स शील्ड फ्रॉम डेप्रिसिएशन। वैसे तो डेप्रिसिएशन कैश फ्लो, इट इज व्हाट, इट इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, राइट? इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो तो इंपैक्ट हो जाता है एंड टैक्स इज एन कैश आउटफ्लो, राइट? तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को फैक्टर इन करना जरूरी है। बेसिकली डेप्रिसिएशन से जो टैक्स पे इंपैक्ट पड़ता है उसका इंपैक्ट लेना जरूरी है, ठीक है, जब भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैनिबलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अभी एग्जांपल लूं, जैसे टाटा मोटर्स ने टाटा सियरा नाम का एक व्हीकल लॉन्च किया, राइट? अब उस प्रोडक्ट के लॉन्च करने से मान लो टाटा मोटर्स का ही एक दूसरा प्रोडक्ट है, टाटा कर्व, ठीक है? तो दोनों ही मान लो वही 15 लाख वाली रेंज जो है गाड़ियों की, उस रेंज में फॉल कर रहे हैं। तो सियरा के लॉन्च होने से जो कर्व है उसकी सेल अगर गिर जाती है, राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैनिबलाइजेशन, कि आपके एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की सेल चली गई, राइट? सो दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि एक डिसीजन का दूसरे डिसीजन पे क्या असर पड़ रहा है, राइट? एक डिवीजन, एक डिपार्टमेंट में अगर कोई डिसीजन हो रहा है उससे बाकी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स में क्या असर पड़ रहा है। ओके, सो कैनिबलाइजेशन क्या होगा? वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में आएगा। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या आ सकता है? स्पिल ओवर बेनिफिट्स, राइट? आपने मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी आप उसमें आपने इन्वेस्ट किया जिससे आपकी ओवरऑल फर्म को फायदा मिला, या आपने कोई R&D किया, आपने अपनी वर्क फोर्स को ट्रेनिंग दी, राइट? तो ये सब करने से क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये आपके ओवरऑल कंपनी को फायदा देगा एंड नॉट जस्ट कंपनी को। ये कई बार जो इन्वेस्टमेंट्स हैं R&D वगैरह करने से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिलता है, राइट? अब जैसे आई थिंक वॉल्वो ने किया था क्या, सीट बेल्ट, तो भाई उसने वो सब रिसर्च वगैरह किया एंड फिर उससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिला, राइट? तो इससे ओवरऑल सोसाइटी को भी फायदा मिलता है, राइट? तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव है, वो एक काम से दूसरी चीजों में भी उसका बेनिफिट्स आपको देखने को मिलता है। अब एक्सक्लूजन क्या है? तो ये तो आपको समझ में आया कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हो तो अगर एक चीज में इन्वेस्ट करने से अगर दूसरे प्रोडक्ट में फायदा या नुकसान हो रहा है उसका इफेक्ट भी आपको लेना जरूरी है, ठीक है? अगर सिर्फ और सिर्फ सियरा की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को आप ले रहे हो लेकिन कर्व में जो आपको नुकसान हुआ अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो आपने सही इंपैक्ट नहीं निकाला। ओके,
एक्सक्लूजन में क्या है, संक कॉस्ट को हमेशा एक्सक्लूड करना है, जो खर्चा हो चुका है, जो वापस नहीं आएगा, उसको डिसीजन में इंक्लूड करके कोई फायदा नहीं है, जो हो गया वो हो गया। नॉन कैश आइटम्स अनलेस टैक्स इंपैक्ट, राइट, नॉन कैश आइटम्स जैसे कि डेप्रिसिएशन, राइट, उसको हमको कंसिडर नहीं करना था, लेकिन कब कंसिडर करोगे, अगर उसका टैक्स पे कोई भी इंपैक्ट पड़ रहा है तो, ठीक है। अलोकेटेड ओवरहेड्स अनलेस इंक्रीमेंटल, राइट, जो आपके जो खर्चों को आप बांट देते हैं, स्प्रेड ओवर कर देते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर में, तो अगर कुछ और एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करने से अगर आपके ओवरहेड्स बढ़ नहीं रहे हैं, उतने के उतने ही हैं, तो फिर उन ओवरहेड्स को आपको इग्नोर कर देना चाहिए जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज हमको सिर्फ उन्हीं खर्चों को लेना है जो एडिशनल प्रोडक्शन से, एक्सपेंशन से आपको उठाने पड़ेंगे। Okay, so these are the key principles what needs to be included or excluded. Capital allocation principles, sunk cost already spent है, वापस नहीं आएगा, इसको decision में ignore करो। Cannibalization, new product reduces sales of existing product, must reduce incremental cash flows, right? तो cannibalization में क्या होगा, जो आपका जिस प्रोजेक्ट का आप कैश फ्लोज प्रेडिक्ट कर रहे थे उसमें आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। कॉमन मिस्टेक्स इन कैपिटल एलोकेशन, पेट प्रोजेक्ट्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है कई बार अपनी मनमानी भी करते हैं, राइट, उनको जो प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं वो उनको ज्यादा फेवर करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को अच्छा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस कर लेते हैं, राइट, सो ये एक बड़ी मिस्टेक है। देन बेसिंग डिसीजंस ऑन ईपीएस और आरओई, इसके बेसिस पे कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये किस पे डिपेंडेंट है, आपकी नेट इनकम, आपकी अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है, जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। स्टैटिक कैपिटल प्रोजेक्ट्स, आपके जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं उनका बजट कभी भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए भाई, अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन आई है तो उसके हिसाब से उनको अपडेट करते रहना चाहिए। नॉट अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन प्रॉपरली, यू नीड टू फैक्टर इन दैट, एंड देन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड फंड्स एट जीरो, जो पैसा आपके घर पे पड़ा है उसको कहीं भी लगा दो, ये सोचना गलत है, बिकॉज दैट रिटेन्ड अर्निंग्स जो आपके पास रिजर्व्स हैं कंपनी में वो फ्री में नहीं है, उस पैसे को कहीं लगा करके कुछ कमाया जा सकता था, राइट, सो उसकी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। डोंट रेट इट एज फ्री फंड्स। नेक्स्ट इज रियल ऑप्शंस। What are real options? These are right but not the obligation to take a future action. जब आप किसी प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। किस तरीके के ऑप्शन? जैसे कि टाइमिंग ऑप्शन, कि मैं प्रोजेक्ट को डिले भी कर सकता हूं जब तक मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आती है, ठीक है। जैसे वेट फॉर मार्केट डेटा बिफोर बिल्डिंग अ प्लांट, भाई सीधे प्लांट मैन्युफैक्चरिंग मत करो, राइट, पहले मार्केट का रिसर्च करो, प्रोजेक्ट आएगी, मेरे को वायबिलिटी रिपोर्ट मिलेगी, हाँ लगाना चाहिए, उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव दिस टाइमिंग ऑप्शन, देन अबांडनमेंट ऑप्शन, कि हम प्रोजेक्ट को छोड़ के भी जा सकते हैं। एक्सपेंशन ऑप्शन, कि भाई हम अभी छोटा कर लेते हैं, बाद में इसको स्केल अप कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन, मैं अपने हिसाब से प्राइसेस, प्रोडक्शन के लेवल को चेंज कर सकता हूँ, ये भी मेरे लिए ऑप्शन है। अगेन ऑल दीज आर ऑप्शन, ये सब मेरे लिए राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, करना जरूरी नहीं है, हम करना होगा मतलब फायदा दिखेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड देन फंडामेंटल ऑप्शन, फंडामेंटल ऑप्शन क्या है, कि भाई मेरा प्रोजेक्ट जो है उसकी पे ऑफ डिपेंड कर रही है किसी और चीज के ऊपर, जैसे कि कोई आपकी माइन है, कॉपर माइन, उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है कॉपर प्राइस के ऊपर में, ओके। सो लेट विल सी सम एग्जांपल्स ऑन दिस। अब इसका इंपैक्ट क्या है, ये रियल ऑप्शंस के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। रियल ऑप्शंस ऐड वैल्यू टू एनपीवी, दे नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू। ऑप्शंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों, बिकॉज अगर हमको नुकसान हो रहा होगा तो हम वो करेंगे ही नहीं, राइट, तो इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी, अगर फायदा दिख रहा होगा तो ही करेंगे, तो ही वो आपके क्या होगा, एनपीवी को और बढ़ाएगा, ठीक है। आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, उसकी एनपीवी आपने निकाली, और उसमें अगर रियल ऑप्शंस की जो वैल्यू है उससे जो फायदा नुकसान होगा उसको भी अगर आप ऐड कर देते हो तो आपकी एनपीवी की जो फाइनल वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है, ओके। सो आपका फाइनल एडजस्टेड एनपीवी क्या होगा, भाई पहले जो नॉर्मल प्रोजेक्ट का जो नॉर्मल कंडीशन में बिना किसी ऑप्शन को एक्सरसाइज किए जो एनपीवी आ रहा था, पहले तो आप वो निकालोगे, फिर इन ऑप्शंस की वजह से जो आपको फायदा हुआ है उसको ऐड करोगे, माइनस अगर इन ऑप्शंस को खरीदने में
या लेने में, एक्वायर करने में अगर आपको कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ी है तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इन क्वेश्चंस को। अ फर्म स्पेंट $2 लाख ऑन अ $200,000 ऑन अ फिजिबिलिटी स्टडी 2 years अगो। ठीक है, कुछ साल पहले इन्होंने $200,000 खर्चा किया था एक स्टडी करने में। इट इज नाउ इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट, शुड द 200 के बी इंक्लूडेड? नहीं, ये तो संक कॉस्ट हो गया, इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कंसिडरिंग लॉन्च ऑफ अ डाइट वर्जन ऑफ फ्लेक्सी प्रोडक्ट। हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट कर रहा है कि इससे आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था उसकी सेल गिर जाएगी। तो ये क्या हो गया? निगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गया, कैनिबलाइजेशन हो गया, कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पुराने प्रोडक्ट की सेल गिर जाएगी। ओके, एनर्जी कंपनी हैज अ ड्रिलिंग प्रोजेक्ट विथ बेस एनपीवी ऑफ -2 million। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट का ओरिजिनल एनपीवी था वो नेगेटिव था 2 million का। हाउएवर इट हैज द ऑप्शन टू एक्सपैंड ड्रिलिंग इफ ऑयल प्राइस एक्सीड $90 पर बैरल। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हम क्या करेंगे? इसको कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे, राइट। दिस ऑप्शन हैज एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 3.5 million। तो ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी वैल्यू एडिशन कितनी होगी? 3.5 की। क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर इस ऑप्शन की वैल्यू को मिला दिया जाए, हमको ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि इस ऑप्शन के लिए कुछ और कॉस्ट भी बियर करना पड़ रहा है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया, राइट। होता तो उसको भी माइनस कर देते। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? फाइनली पॉजिटिव निकल के आ रही है, एंड दैट इज व्हेन यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ओके, दिव्यांशु हैज अ क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन एनपीवी डिसीजन रूल एंड आईआरआर डिसीजन रूल। एनपीवी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आपका वैल्यू आंसर जो है पॉजिटिव निकल के आ रहा है। आईआरआर आपको तब एक्सेप्ट करना चाहिए जब वो ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, एंड एनपीवी एक्सेप्ट करना चाहिए इफ इट इज ग्रेटर देन 0। ये है आपका डिसीजन रूल। क्लियर? Which is the most accurate statement about capital allocation principle? Cash flow should include sunk cost। नहीं, कैश फ्लो को sunk cost इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो नहीं होगा। कैश फ्लो शुड इंक्लूड टैक्स सेविंग्स फ्रॉम डेप्रिसिएशन डिडक्शन। हाँ, ये तो सही है बिल्कुल। अकाउंटिंग नेट इनकम इज द प्राइमरी इनपुट। नहीं, अकाउंटिंग इनकम नहीं होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। A manufacturer adds matching dryers to its washing machine product line. Expected dryer sales is 5 million. Washer sales are expected to increase by 500K ड्यू टू प्रोडक्ट मैचिंग। जरा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं? ये वॉशिंग मशीन बनाते थे, राइट। इसमें इन्होंने क्या ऐड कर दिया? ड्रायर्स ऐड कर दिए। तो ड्रायर की सेल्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 5 million। और ये ड्रायर्स ऐड करने की वजह से जो वॉशिंग मशीन है इनकी सेल भी इंक्रीज हो जाएगी बाय 500 के ड्यू टू प्रोडक्ट मैचिंग। व्हाट इज द टोटल इंक्रीमेंटल वैल्यू? कि आप 5 million यहां से कमाओगे, प्लस आपको 500 के वॉशिंग मशीन में भी बेनिफिट मिलेगा। ये फायदा भी हमको इस प्रोजेक्ट की वजह से ही हो रहा है क्योंकि हमने ड्रायर्स लगाए। ठीक है, तो इसको भी आप यहां पे ऐड करोगे, एंड टोटल बेनिफिट आप बताओगे 5.5 million, नॉट जस्ट 5 million। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ROIC बहुत ही सिंपल है। नो पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब कितना कमा रहे हो डिवाइडेड बाय कितना लगा रहे हो। ROIC जो है सिर्फ इक्विटी के लिए नहीं है, ये टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल के लिए है, चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो। ओके, सो न्यूमरेटर में क्या आएगा? नो पैट, मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इबिट अपॉन इबिट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्सेस। ओके, सो नोपैट क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज नेट इनकम प्लस आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इन्वेस्टेड कैपिटल में क्या आएगा? आप एवरेज लेना, ठीक है, क्लोजिंग मत लेना, आप एवरेज लेना अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के वैल्यूज हैं तो। ठीक है, तो इसमें डेट और इक्विटी दोनों इंक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, बिकॉज हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल ले रहे हैं। ओके, इट कैन ऑल्सो बी री रिटन एज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टर्नओवर। बेसिकली आप अगर दोनों
आइटम्स को सेल से डिवाइड कर दो तो उसका फॉर्मूला ऐसा भी बन जाएगा, नोपेड बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, सो इसको आप अगर सेल से डिवाइड कर दो और इसका न्यूमरेटर में आप अगर सेल्स डाल दो तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ओके, इंटरप्रिटेशन क्या है, ROIC इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो फर्म वैल्यू क्रिएट कर रही है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ROIC फर्म लेवल पे देखा जाता है। एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझो, बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए, अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करना है, मुझे अगर किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करना है ये अच्छा है या बुरा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए उस प्रोजेक्ट का NPV IRR निकाल के देख लेंगे वो प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये चीजें किस लिए होता है भाई, फ्यूचर के लिए हमको डिसीजन लेना चाह रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आज तक इस फर्म ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो अच्छे थे या बुरे थे, तो अगर मैं फर्म लेवल पे देखना चाह रहा हूं, एक एक प्रोजेक्ट का नहीं, ओवरऑल कंपनी की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कंप्यूट करूंगा, तो मैं ROIC निकालूंगा। एंड ROIC फ्यूचर के लिए नहीं होता है, ये तो हम हिस्टोरिकल देख रहे हैं, हम पास्ट में देख रहे हैं कि कंपनी ने अच्छा किया था या बुरा किया था। ठीक है, ये कंपनी की एक्चुअल में जो अकाउंटिंग जो बुक्स में आ रही है डेटा, राइट, जो रिटर्न उसने कमाया है, उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं भाई फर्म अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है आपको। तो अगर ROIC रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा आ रहा है, राइट, इन्वेस्टर्स को चाहिए 10% और वो कमा के दिया है फर्म ने, ये एक्चुअल में कमा के दिया है 12%, तो हम बोलेंगे भैया फर्म इज क्रिएटिंग वैल्यू। और अगर नहीं कर पा रही तो हम बोलेंगे फर्म इज डिस्ट्रॉइंग वैल्यू। वो जिन भी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रही है वहां से हम पैसा गंवा रहे हैं, हमको फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब है। लिमिटेशंस ऑफ ROIC क्या है कि ये अकाउंटिंग बेस्ड है, राइट, अकाउंटिंग बेस्ड है, इसलिए इसको एक तो ये कॉम्परेबल नहीं रह जाता, राइट, बिकॉज अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीजें करेंगी। दूसरा, बैकवर्ड लुकिंग है, मैंने ऑलरेडी बताया, ये पास्ट के लिए है, हिस्टोरिकल के लिए है। एंड फर्म लेवल मेट्रिक है, प्रॉफिटेबल डिविजन्स कैन मास्क पुअर वंस। तो जब आप फर्म लेवल पे देख रहे होते हो तो एक डिवीजन अच्छा कर रहा है, दूसरा डिवीजन बुरा कर रहा है, वो चीजें आप इसमें पकड़ नहीं पाओगे। ओके, इट विल इंक्लूड बोथ, ओके, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। अब आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। अब ये आप मान के चलो कॉर्पोरेट इश्यूअर्स का सबसे 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 इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, तो वैक की कैलकुलेशन बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वेटेज ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय 1 - टैक्स रेट। अब इसी में एग्जाम में आपको फंसाया जाता है। ठीक है, जब आपको KD दिया जा रहा है तो बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को देखना कि उन्होंने आफ्टर टैक्स लिखा है या बिफोर टैक्स लिखा है। अगर आफ्टर टैक्स है तो ये 1 - T करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। और इक्विटी के केस में तो कोई टैक्स का पॉइंट है ही नहीं, तो उसमें डायरेक्टली के ही आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, वाई आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल, तो उसकी जो रियल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। की रूल्स, KD इज लेस देन KE ऑलवेज, राइट, डेट जो है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमेशा सस्ता होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। मोर डेट का मतलब हायर फाइनेंशियल रिस्क, जिससे आपका KE इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी हम MM थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी इस चीज को थोड़ा विस्तार से बताएगा। देन वैक शुड यूज मार्केट वैल्यू वेट्स नॉट बुक वैल्यूज, इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर मार्केट वैल्यूज अवेलेबल है तो हमेशा हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस वही होती है। एंड देन फाइनली यूज टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स फॉर वैक इन प्रैक्टिस, अगर आपको टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कंपनी अचीव करना चाह रही है तो फिर हम उस टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स को यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में 50% डेट है और 50% इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ डेट 8% दिया गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% दिया गया है और टैक्स रेट 30% है। तो आपको अगर
कभी भी ऐसे बोला नहीं जा रहा ना कि ये इंटरेस्ट रेट जो है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो आफ्टर टैक्स है बिफोर टैक्स है, राइट? तो आप फिर उसमें एडजस्टमेंट करोगे। ओके, सो 8% इंटू 1 - टैक्स रेट हमने किया है, एंड दैट गिव्स यू वैक ऑफ 8.3%। फिर नीचे एक केस है, 60% डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट इज 6%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%, टैक्स रेट इज 15%, राइट? तो अगेन वही कैलकुलेशन है, ठीक है। आई थिंक ये फॉर्मूला में तो आप गलती नहीं करोगे, वैक का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये एक क्वेश्चन तो आपका 100% डन होना ही चाहिए। ओके, a firm currently has WACC of 9%. It proposes adding more debt to its स्ट्रक्चर अंडर नो टैक्सेस द न्यू वैक विल बी। ठीक है, अभी मैं मॉडल पे आऊंगा कि वो क्या बोलता है, पर पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अभी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका वो 9% का है। अगर आप कंपनी में और ज्यादा डेट लेते हो, तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? तो यूजुअली अभी मैंने आपको ये बोला था कि डेट सस्ता होता है इक्विटी से, तो अगर हम डेट को बढ़ाएंगे, सस्ती वाली चीज को बढ़ाएंगे, तो हमारा जो ओवरऑल खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो कम होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई टैक्सेस नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो ऐसे केस में हमको सारा फायदा तो टैक्स की वजह से ही मिल रहा था ना। डेट में हमको सारा फायदा तो टैक्स की वजह से मिल रहा था, तो अगर टैक्स ही नहीं है तो फिर आपको डेट लेने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यूजुअली आप अगर पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आप लोअर देन 9% करके आ जाओगे। लेकिन अगर नो टैक्सेस बोला गया है तो फिर ये क्या होगा, आप बोलोगे कि भाई कोई असर ही नहीं पड़ेगा, तो ना ही फर्म की वैल्यू पे कोई असर पड़ेगा, ना ही आपके वैक पे कोई असर पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट, इट इज अनचेंज्ड। ओके, if a firm's tax rate increases from 25% to 35%, जो डेट जो टैक्स है वो बढ़ गया है, एंड एवरीथिंग एल्स स्टेज द सेम, बताओ वैक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट इस तरीके की कॉन्सेप्ट्स आपसे टेस्टिंग कर सकता है। ठीक है, बिकॉज नॉर्मल कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, हर कोई कर लेगा, लेकिन जब इस तरीके से आपको टेस्ट किया जाता है कि बताओ टैक्स रेट बढ़ गया तो क्या होगा, तो आपकी सही मायने में टेस्टिंग होती है कॉन्सेप्चुअली। एंड इसका फाइनल सिंपल सा रिजल्ट है कि भाई आप अगर टैक्स कंपोनेंट बढ़ा रहे हो, टैक्स रेट बढ़ा रहे हो, तो आपकी जो सेविंग्स है बिकॉज ऑफ डेट वो बढ़ जाएगी अपने आप, राइट? वो अपने आप बढ़ जाएगी, जिस वजह से आपका वैक जो है कम हो जाएगा। तो आप सिंपली अपना वैक का फॉर्मूला लिख लेना सामने, और उसके बाद ये देखना कि ये चीज प्लस होती है फॉर्मूला में या ये चीज माइनस होती है, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी इन क्वेश्चंस को आंसर देने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट शुड बी your WACC should be decreasing, tax will reduces after tax cost of debt, right? तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 - टैक्स रेट, तो ये चीज माइनस होती है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो आपका जो वैक है वो क्या होगा, वो नीचे जाएगा। ओके, अब आते हैं थ्योरी पर, मोदिग्लियानी मिलर। व्हाट आर द assumptions फॉर ये इस थ्योरी के पीछे assumptions हैं दैट इट इज अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, कोई टैक्सेस नहीं है, कोई बैंक्रप्सी कॉस्ट नहीं है, कोई एजेंसी कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में सबसे पहला प्रोपोजिशन क्या है, दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट। अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता है। आप कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना इक्विटी में लगा रहे हैं, कितना इक्विटी के जरिए रेस कर रहे हैं और कितना डेट के जरिए रेस कर रहे हैं, वो प्रोपोर्शन मायने नहीं रखता है। चाहे 50-50 कर लो, चाहे 70-30 कर लो, चाहे 60-40 कर लो, आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस इज प्रोपोजिशन नंबर 1। वैल्यू फर्म वैल्यू इज अनचेंज बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ये है पहली प्रोपोजिशन। अब आते हैं दूसरी प्रोपोजिशन पे, विच सेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस विथ लेवरेज। आप अगर डेट को बढ़ाते जाओगे इस उम्मीद में कि मेरे वैक में कमी आनी चाहिए, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा भाई, वैक इज इक्वल टू वेटेज ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट, राइट? फिर 1 - टैक्स रेट प्लस वेटेज ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट? तो आप अगर वेटेज ऑफ डेट बढ़ाते जा रहे हो, आप
वेटेज ऑफ डेट बढ़ाते जा रहे हो ताकि आपका जो सस्ता वाला पार्ट है, ये जो सस्ता वाला प्रोपोर्शन है, ये बढ़ जाए और ये कम हो जाए, राइट। अगर वो बढ़ेगा तो वेटेज ऑफ इक्विटी अपने आप कम होगा, वेटेज ऑफ इक्विटी अपने आप कम होगा, राइट। ये मान लो 50-50 था, आपने इसको अगर 60 कर दिया तो ये अपने आप 40 हो जाएगा ना, राइट। तो महंगा वाला जो है वो कम होते जाएगा, सस्ता वाला बढ़ते जाएगा। आप इस उम्मीद में हो कि मेरा वैग जो है अल्टीमेटली कम हो जाए, कम हो जाए। लेकिन प्रोपोजिशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ये कम नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आप बोलोगे कैसे भाई, मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से तो कम होना चाहिए। तो एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, ये भी इवेंचुअली बढ़ने लगेगा, बिकॉज आपकी कंपनी में डेट बढ़ रहा है, लेवरेज बढ़ रहा है, तो आपकी कंपनी में रिस्क बढ़ रहा है। रिस्क बढ़ने की वजह से जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो लोग, उनकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगेगी। तो जितना फायदा आपको यहां से मिलेगा उतना ही यहां पे आपको हाई कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, एंड ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके वैक पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? यही हमको प्रोपोजिशन 2 में बताया गया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस विद लेवरेज, जिसकी वजह से आपका वैक जो है, आपका वैक जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रोपोजिशन 1 एंड 2 क्लियर है। पहले क्या बोला कि वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन कांस्टेंट, फिर क्या बोला कि वैक भी कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। अब इन्होंने टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन बैंक्रप्सी कॉस्ट को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं तो फिर 100% डेट लेना आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। हालांकि ये थियोरेटिकली बोला जा रहा है, लेकिन आपको इंडिकेशन समझना है कि भाई अगर टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि जितना हो सके उतना डेट लो, इक्विटी कम से कम लो, आपको तब सबसे ज्यादा फायदा तभी होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एड्स वैल्यू, एंड इस केस में आपको ये फॉर्मूला दिमाग में याद रख लीजिए। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, मतलब डेट लेने से पहले जो वैल्यू थी, प्लस डेट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। डेट, जितना भी डेट ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, ठीक है। वैक डिक्रीजेस एज मोर डेट इज यूज। तो ऑप्टिमल क्या होगा आपके लिए, भाई पूरा का पूरा डेट ही ले लो। ये हो गया विद टैक्सेस। और फाइनली अब फोर्थ फेज में हम क्या कर रहे हैं, बैंक्रप्सी कॉस्ट को भी ऐड कर रहे हैं। अब टैक्सेस भी आ गए हैं और बैंक्रप्सी कॉस्ट भी आ गए। तो अगर बैंक्रप्सी कॉस्ट आ जाते हैं पिक्चर में, तब तो भैया अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अब ये 100% डेट वाली चीज नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कंपनी में डेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी कंपनी में रिस्क बढ़ता जाएगा, राइट। तो आपके लिए ऑप्टिमल डेट क्या होगा? तो पहले तो आपको ये इक्वेशन समझना है, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस जो आपको फायदा मिल रहा है, जो आपको फायदा मिल रहा है डेट की वजह से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, माइनस, ये तो हो गया फायदा, ये तो हो गया बेनिफिट, माइनस अब हमने बैंक्रप्सी कॉस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, तो अब आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेनिफिट माइनस कॉस्ट। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, जिस पॉइंट पे आप डेट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, उस लेवल तक बढ़ाते जाओ जहां पे आपका ये दोनों बेनिफिट और कॉस्ट जो है नलिफाई हो जाए, ठीक है। वेयर मार्जिनल टैक्स बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल डिस्ट्रेस कॉस्ट, ठीक है। तो उस लेवल पे आपका क्या होगा, ऑप्टिमल डेट, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। ये आपके लिए वही चीज है, समराइज की हुई है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म विद टैक्सेस, राइट। तो ये अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस टी इंटू डी। हाँ, कुछ टर्म्स है जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट इज एजेंसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एजेंसी कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, एक तो हो गया मॉनिटरिंग कॉस्ट। मॉनिटरिंग कॉस्ट क्या हो गया, जो शेयर होल्डर्स खर्चा कर रहे हैं मैनेजर्स को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। हम ऑडिटिंग वगैरह करवा रहे हैं, सीसीटीवी लगवा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हो गई, शेयर होल्डर का जो खर्चा है, ठीक है, दैट इज मॉनिटरिंग कॉस्ट।
फिर क्या है, बॉन्डिंग कॉस्ट। बॉन्डिंग कॉस्ट क्या हो गया, जो मैनेजर्स खर्चा कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस देने के लिए, ठीक है, कि भाई हम आपको रिपोर्टें सबमिट कर रहे हैं, मीटिंगें करवा रहे हैं, राइट, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, दैट इज टू अश्योर यू कि तुम खुश रहो कि हम तुम्हारे हिसाब से काम कर रहे हैं, दैट इज बॉन्डिंग कॉस्ट। एंड तीसरा हो गया रेसिडुअल लॉसेस, कि भाई ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट, इनकी वजह से जो लॉसेस हुए, जो अपॉर्चुनिटी मिसेस हुई, राइट, दैट इज रेसिडुअल लॉसेस, ठीक है। डेट रिड्यूसेस एजेंसी कॉस्ट। अब इसका सॉल्यूशन देखो कि एजेंसी कॉस्ट जो है, एजेंसी कॉस्ट जो है उसमें ये सारी चीजें आती हैं। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो क्या सजेशन है कि आप डेट इंट्रोड्यूस कर दो, आप कैपिटल में डेट बढ़ा दो। डेट इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, आपके पास जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के पास फ्री कैश फ्लो ही कम बचेगा कि वो इधर उधर उसको खर्चा कर सके और जो फिजूल खर्ची है वो कर सके। तो अगर डेट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो बिजनेस में अपने आप डिसिप्लिन आ जाता है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। तो जिस वजह से इधर उधर के बेकार के खर्चे नहीं होते हैं एंड आपका जो एजेंसी कॉस्ट है वो अपने आप कम हो जाएगा, आपको ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये भी जरा इंपॉर्टेंट ही मानकर चलिए। प्रेफर्ड फाइनेंसिंग का ऑर्डर समझ लीजिए कि मैनेजमेंट किस ऑर्डर में फंड रेजिंग करना चाहेगा। सबसे पहला उसका प्रेफरेंस होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, कि घर की घर में पैसा है उसी को यूज कर लो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, राइट, ये सबसे पहली प्रेफरेंस होती है। लेकिन अगर वो पैसा कम पड़ रहा है और बाहर से पैसा लाना ही पड़ेगा तो हम प्रेफरेंस क्या रखेंगे, हम डेट की प्रेफरेंस रखेंगे, ठीक है। क्योंकि डेट से जब आप पैसा रेस करते हो तो शेयर होल्डर्स देखते हैं कि अरे कंपनी डेट रेस कर रही है, राइट, इसका मतलब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि भैया वो ईएमआई पे कर लेगा, वो इंटरेस्ट पे कर लेगा, तो शायद मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है, राइट। तो शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस आता है मैनेजमेंट के ऊपर। और अगर डेट से भी नहीं हो पा रहा है तब तो फिर फाइनली उनको नया इक्विटी रेज करना ही पड़ेगा। नया इक्विटी रेज करना सबसे लास्ट ऑप्शन इसलिए है बिकॉज नया इक्विटी रेज करने से मार्केट में एक खराब सिग्नल जाता है कि मैनेजमेंट ने, कंपनी ने अभी शेयर्स इशू क्यों किए, शायद अभी शेयर जो है बहुत ओवर वैल्यूड चल रहे थे, उस मौके का फायदा उठाने के लिए कंपनी ने अभी नए शेयर्स इशू किए। तो ऐसे केस में शेयर होल्डर्स में एक निगेटिव सेंटिमेंट आता है, ठीक है, और मार्केट स्टॉक जो है वो नीचे भी आ सकता है। अंडर एमएम विद टैक्सेस, अब एग्जांपल्स को जरा ध्यान से देखिएगा। विद टैक्सेस सिचुएशन में अ फर्म हैज एन अनलीवर्ड वैल्यू ऑफ $10 million, $10 million की वैल्यू है अनलीवर्ड, टैक्स रेट 30% का है और डेट है 4 मिलियन का। व्हाट इज द लीवर्ड फर्म वैल्यू, तो ये फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया था, 10 मिलियन प्लस 4 मिलियन का डेट लोगे मल्टीप्लाइड बाय 30%, दैट गिव्स यू टोटल वैल्यू ऑफ 11.2 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी इंप्लाइज दैट, स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या बोलती है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर यूजेस 100% डेट। जी नहीं, ऑप्टिमल में 100% नहीं बोल रहा है, क्योंकि अब बैंक्रप्सी कॉस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, लास्ट वाला केस है ये। नंबर बी, एज डेट इंक्रीजेस वैक ऑलवेज फॉल्स, अगर डेट इंक्रीज होगा तो वैक हमेशा गिरेगा, जरूरी नहीं है, राइट, बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी अब आ चुका है। सी, देर इज अ डेट लेवल बियॉन्ड विच एडिशनल डेट रिड्यूसेस फर्म वैल्यू। यस, एक पॉइंट के बाद आपकी फर्म की वैल्यू गिरनी चालू हो जाएगी, राइट। तो ऑप्टिमल आपको कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोला जा रहा है, उतना ही बोला जा रहा है जिस पॉइंट तक आप ये दोनों बराबर हो जाए, राइट, जो बेनिफिट्स थे और जो कॉस्ट थे। अगर उसके बियॉन्ड जाओगे तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बढ़ जाएगा और आपकी फर्म वैल्यू गिरने लग जाएगी, ओके। A company CFO announces plans to fund a new project with retained earnings rather than issuing new equity or debt. According to pecking order theory, this signal most likely, ये पॉजिटिव सिग्नल है, रिटेन अर्निंग्स यूज कर रहे हैं, बाहर का पैसा यूज नहीं कर रहे हैं, राइट, तो ये अच्छा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अंडर एमएम प्रोपोजिशन विच इज मोस्ट एक्यूरेट, कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेस एज लेवरेज इंक्रीजेस। भाई लेवरेज इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ डेट का तो एमएम ने नहीं बोला, लेकिन इक्विटी का जरूर बोला था, राइट।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस एज लेवरेज इंक्रीजेस, वैक अनचेंज। जी हाँ, यही बोला था एमएम ने। देन बोथ कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज एज लेवरेज इन, नहीं, राइट, वी डोंट नो अबाउट दैट। वैसे तो डेट भी इंक्रीज होगा, राइट, बट नॉट अ पार्ट ऑफ एमएम थ्योरी। विच फर्म कैन मोस्ट लाइकली सपोर्ट द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ डेट? कौन सी फर्म सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ डेट ले सकती है? सिक्लिकल फर्म? नहीं। एक टेक कंपनी जिसके शुरू में लॉसेस ही लॉसेस होंगे? नहीं। सुपरमार्केट चेन विथ स्टेबल प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू? जी हाँ, राइट। तो डेट हमेशा उनको ही मिलता है जिनके पास स्टेबल कैश फ्लोज हैं। ओके, आप देखना रियल लाइफ में भी, अगर आप खुद की एक बिजनेस इनकम दिखा करके लोन लेने जाओगे, क्रेडिट कार्ड लेने जाओगे, तो आपको लिमिट बहुत कम मिलेगी। लेकिन वहीं आप उतने ही अमाउंट की इनकम, लेकिन आप सैलरी बोल के जाओ, तो आपको देखना ज्यादा लिमिट मिलेगी। क्यों? क्योंकि बैंक्स बिजनेस इनकम को वॉलेटाइल मानते हैं, सैलरी को थोड़ा सा स्टेबल मानते हैं, राइट, तो इसीलिए लिमिट ज्यादा मिलती है। लेवरेज एंड आरओई, इंपैक्ट ऑफ लेवरेज ऑन आरओई। एसेट्स 1000 ही है, इक्विटी इसमें पूरा का पूरा इक्विटी है, और इसमें हमने 500 डेट और 500 इक्विटी कर दिया। ईबीआईटी दोनों में 200 का है, तो इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ईबीटी 200 है, तो आपका आरओई कितना आ रहा है? 20% का। इसमें आरओई कितना आ रहा है? आपने 150 कमाया 500 लगा करके, तो आरओई कितना आ रहा है? 30% का। तो डेट लेने की वजह से आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़ जाता है, राइट। 20 से क्या हो गया? 30% हो गया। लेकिन सिर्फ फायदा नहीं होता, नुकसान भी होता है, ठीक है। तो लेवरेज एम्पलीफाइज आरओई व्हेन रिटर्न ऑन एसेट्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। अब जैसे यहाँ पे रेवेन्यू अगर गिर जाता है 15% से, तो आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। प्रॉफिट गिरने से आपका पहले केस में आरओई कितना हो गया? 17%, राइट। तो यहाँ पे तो ये 20% से 17% हुआ, क्योंकि इस केस में डेट नहीं था। लेकिन इस केस में आपका 30% से सीधा 24% हो गया, राइट। तो जो गिरावट है वो भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ डेट, बिकॉज ऑफ लेवरेज। फाइन। कंपनी हैज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, सिंपल वैक निकालना है, राइट। तो इन क्वेश्चंस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। इफ दिस फॉर्म इज अनलीवर्ड, डज वैक चेंज अंडर एमएम? अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अगर एमएम नो टैक्सेस है, फॉर्म अगर अनलीवर्ड है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? जी ना, नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर टैक्सेस ही नहीं है तो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी हो, कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इफ आरओआईसी इज 11%, तो फर्म वैल्यू क्रिएट कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। कंपेयर करो वैक से, अगर वैक से ज्यादा आरओआईसी कमा रही है तो इसका मतलब वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ओके, चलो फाइनली आते हैं बिजनेस मॉडल्स की तरफ, द लास्ट चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट इश्यूर्स। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीजें आती हैं? तो बिजनेस मॉडल में कौन आपका कस्टमर है, क्या प्रोडक्ट सर्विस में आप डील कर रहे हो, ये समझना पड़ेगा। देन वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है, सप्लायर्स कौन है, और फाइनली मार्केट तक कैसे जाता है, वो पूरी वैल्यू चेन आपको समझनी पड़ेगी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, वेयर कहाँ पे बेचते हो, ऑनलाइन बेचते हो, रिटेलर के थ्रू बेचते हो, राइट। तो वो स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ेगी। एंड फाइनली हाउ मच, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है। ये 5 क्वेश्चंस का अगर आप आंसर करते हो तो आपको बिजनेस मॉडल का पता चल जाएगा किसी भी कंपनी का। फिर आते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पर। सबसे पहला हो गया बंडलिंग, मल्टीपल प्रोडक्ट सोल्ड टुगेदर, ठीक है। जैसे फर्निश डिपार्टमेंट, फर्नीचर और फ्लैट दोनों साथ में दे दिया। रेजर्स एंड ब्लेड्स में क्या है, आप रेजर सस्ता बेचते हो और ब्लेड्स महंगे बेचते हो, राइट। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है। जैसे प्रिंटर और इंक में भी होता है। प्रीमियम में क्या है, बेसिक चीज जो है आपने पूरी फ्री दे दी, और जो प्रीमियम फीचर्स है वो आपने पेड कर दी। जैसे कि वीडियो गेम्स, तो वीडियो गेम इंस्टॉल करना तो फ्री होता है, लेकिन उसके अंदर आप कुछ ना कुछ खरीदते जाते हो, राइट। कॉइन्स वगैरह खरीदते जाते हो, बंदूकें वगैरह खरीदते जाते हो। देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लो प्राइस टू गेन मार्केट शेयर, जैसे नेटफ्लिक्स ने किया, राइट। प्राइस अपना एकदम लो रखा, वैसे प्राइस तो अभी भी लो ही है, राइट। 200 रुपये में मिल जाता है आपको महीने का, राइट। देन एड ऑन प्राइसिंग, हाई मार्जिन एक्स्ट्राज एडेड पोस्ट डिसीजन, राइट। जैसे कि गाड़ियों के वेरिएंट्स में होता है कि आपको बेस मॉडल जो है एकदम सस्ता दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे फीचर्स ऐड होते जाते हैं तो आपको एड ऑन प्राइसिंग ऐड कर दी जाती है। हिडन रेवेन्यू, इसमें कस्टमर से रेवेन्यू चार्ज नहीं किया जाता है, जो एड्स वगैरह के जरिए लोग कमा लेते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया,
ओके। देन सब्सक्रिप्शन, ये तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया, या आप अगर चैट जीपीटी वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हो, राइट, तो ये सब क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल में हर महीने आपको पे करना पड़ता है, राइट। नेटवर्क इफेक्ट्स, वैल्यू ऑफ नेटवर्क इंक्रीजेस एज यूजर्स ग्रो, राइट। जैसे जैसे व्हाट्सएप, एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, अभी जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक जोहो का एक प्रोडक्ट था ना, आरएसआई मैसेंजर, राइट, उसके बारे में थोड़ी सी बातें की थी, राइट, तो मीडिया वगैरह में आया था, तो कई लोगों ने उसको डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, लेकिन फिर उसको यूज नहीं कर रहे बिकॉज वहाँ पे वो लोग है ही नहीं जिनसे वो बात करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आप ले दे के वापस से व्हाट्सएप पे आ गए, राइट। तो ये है व्हाट्सएप का नेटवर्क इफेक्ट, जिससे बात करनी है अगर वो व्हाट्सएप पे है तो मेरे को भी व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा, राइट। देन वैल्यू प्रोपोजिशन, हाउ कस्टमर्स वैल्यू द प्रोडक्ट रिलेटिव टू कंपीटिंग ऑल्टरनेटिव्स, राइट। अब जैसे एप्पल का फोन हो गया, राइट, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन आप अलग ही लेके चलते हो, उसको तो फोन ही नहीं समझते, उसको तो हम स्टेटस सिंबल समझते हैं। तो हर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है एक उस कस्टमर, वो कस्टमर कैसे परसीव करता है वो अलग हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स है, सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफर्स फ्री एक्सेस टू अकाउंटिंग टूल बट चार्जेस फॉर क्लाउड स्टोरेज, दिस प्राइसिंग मॉडल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये क्या हुआ, ये फ्रीमियम हो गया ना, आपने एक चीज फ्री दे दी और उसके बाद आप स्टोरेज वगैरह के लिए चार्ज कर रहे हो, राइट। रेजर एंड ब्लेड में तो आप ये भी सस्ता दे रहे थे और ये भी सस्ता दे रहे थे, सब्सक्रिप्शन में आप सस्ता नहीं दे रहे होते हो, आप हर महीने का चार्ज कर रहे होते हो, राइट, तो ये प्रीमियम हो गया, ओके। देन राइड शेयरिंग ऐप कनेक्ट्स ड्राइवर्स एंड राइडर्स, ड्राइवर्स को राइडर्स चाहिए और राइडर्स को ड्राइवर्स चाहिए, राइट, तो दिस मॉडल मोस्ट रिलाइज ऑन बंडलिंग, लाइसेंसिंग या नेटवर्क इफेक्ट, तो ये नेटवर्क इफेक्ट हो गया, ये नेटवर्क इफेक्ट हो गया कि भाई जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे उस पर और लोग आएंगे, राइट। अगर राइडर्स बढ़ेंगे तो यूजर्स भी बढ़ेंगे, और यूजर्स बढ़ेंगे तो राइडर्स भी बढ़ेंगे, ओके। विच इज लीस्ट लाइकली कंपोनेंट ऑफ कंपनीज बिजनेस मॉडल, डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट कस्टमर्स, इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फोरकास्ट। अच्छा, लीस्ट लाइकली बोला है ना, तो आपकी रेवेन्यू और खर्चों का फोरकास्ट जो है ये आपका फाइनेंशियल प्लान में आता है, राइट, आपके फाइनेंशियल्स में आता है, ये बिजनेस प्लान में नहीं आता है, ठीक है, बिजनेस मॉडल में नहीं आता है। Pharmaceutical company licenses production of his new drug to an established manufacturer rather than building its own production facility. The most likely reason is to earn royalties without needing sales or distribution. इसने क्या किया, खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके किसी और को दे दिया, राइट, तो इससे क्या होगा, या तो आप रॉयल्टी कमाओगे, टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन, मे बी और मे नॉट बी, टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट पेटेंट रिक्वायरमेंट्स, नहीं ये तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। तो आंसर इज licensing leverages the established firm's existing sales force and distribution, avoids high fixed cost build out for a single product, right। तो एक प्रोडक्ट के लिए आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं डाला, बेसिकली आपको लाइसेंसिंग का यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, ओके। नाउ दीज आर सम रैपिड फायर क्वेश्चंस जो अगेन आपके लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ओके। सो यू डू दिस प्रैक्टिस, ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे नोट सेक्शन में, जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल फाइंड द लिंक, ओके। जस्ट एनरोल इनटू, आपको मैराथन मई 2026 का एक बैच बना हुआ मिल जाएगा, उसमें बस एनरोल कीजिए, ये सभी नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो लास्ट में ये कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने हैं, उसके बाद कुछ की फॉर्मूलाज जो कॉर्पोरेट इश्यूअर से आपको पता होने चाहिए एक फाइनल रिवीजन के लिए, आपको एक जगह पर एक विंडो में मिल गए। व्हाट ईच थ्योरी प्रेडिक्ट्स, ठीक है, ये सभी थ्योरीज अभी हम पढ़ के आए हैं, बस रिवीजन के लिए आपको एक टेबल में समराइज करके यहाँ पे दे दिया गया है। एंड देन क्लोजिंग स्ट्रैटेजी बिफोर यू स्टार्ट इज एग्जाम, देखिए अगर वैग जैसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो उसको तो फटाफट करके खत्म कीजिए, राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपके लिए बिल्कुल बोनस है, ठीक है। बस एक चीज क्या चेक करनी है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट था वो आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है, ये चीज आपको चेक करना है ध्यान से। एनपीवी आरआर का अगर क्वेश्चन है तो ये तो आपको बस कैलकुलेटर में कैश फ्लोज फिट करने हैं, राइट, एनपीवी है तो एनपीवी निकाला, आरआर है तो आरआर निकाला। सीसीसी क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन था, राइट। एमएम क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है नो टैक्सेस है कि विद टैक्सेस है, बिकॉज अगर ये वाला पॉइंट अगर आप पढ़ना भूल गए तो इससे तो आपका आंसर ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, राइट। तो एमएम थ्योरी का जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है यू हैव टू look at this question very very carefully. And then governance question, right, who benefits, who has the conflict, right, तो आपको अगर कोई भी गवर्नेंस का क्वेश्चन आ रहा है, राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि भाई आपको क्रेडिटर्स के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो उसके क्या चीज उसको फायदा पहुंचा रही है, क्या चीज उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रही है, उसके हिसाब से आपको गवर्नेंस के क्वेश्चंस आंसर करने, ठीक है। दैट इज आई थिंक वेरी इजीली मैनेजेबल। ऑलराइट, दैट ब्रिंग्स मी
to the end of corporate issuers, and now we are going to start with alternative investments. Any questions that is not yet covered? If you want to ask anything, please do ask. फिर हम alternative investment शुरू करने वाले हैं. पढ़ सकते हैं आगे. सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का भी वेटेज अगेन 6 to 9% है, तो करीब 10-15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में. एंड मोस्ट कॉन्सेप्ट्स आर कॉन्सेप्ट रिकॉग्निशन एंड नॉट कैलकुलेशन. ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं, अगर वो टर्म का मतलब आपको पता है, तो आप एग्जाम में उसको इजीली टैकल कर पाएंगे. कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही हैं, जैसे कि जो फीस रिलेटेड क्वेश्चन है या रिटर्न रिलेटेड क्वेश्चन है, खाली वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स की जरूरत है, राइट. एंड वही कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चंस ही हैं जो आपको एक जगह पर ही मिल जाएंगे, राइट. अभी हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो बस उतना आपने कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है, तो उतना कर लिया. उसके अलावा बाकी सब क्या है, कॉन्सेप्चुअल है. ठीक है, तो आपको उसको ज्यादा ध्यान देना है. एंड जो प्राइवेट कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चंस है, पी रिलेटेड, वीसी रिलेटेड, राइट, प्राइवेट डेट रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे जा सकते हैं, राइट. तो उनको आप सबसे पहले कवर करना, राइट. मैं अगर किसी चीज को लो प्रायोरिटी बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर करके चाहिए. मेरा बस प्रायोरिटी लिखने का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपके पास टाइम की कमी है, तो आप शुरू ऐसे करना ताकि नीचे वाला अगर बाई चांस मिस भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई नुकसान बहुत बड़ा होगा, राइट. पर कवरेज तो हमेशा आपको आपको आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस. अब तो एग्जाम आ गया है, तो आपको जो कवर करना था वो आपने कर ही लिया होगा. जो नहीं किया वो तो नहीं किया, राइट. तो ये स्ट्रैटेजी आपको लास्ट मोमेंट में करनी है. आंसरिंग स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फीस वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट, ये ऑलरेडी आपका जो पैटर्न है वो आप समझ चुके होंगे, राइट. तो उसी हिसाब से आपको बस एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे, भाई चाहे हाई वाटर मार्क है, चाहे मैनेजमेंट फी है, परफॉर्मेंस फी है, हर्डल रेट है, राइट. ये वही क्वेश्चन है, सॉफ्ट हर्डल, हार्ड हर्डल, राइट. उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं, ठीक है, वो आप कर लीजिए. फिर क्लासिफिकेशन एंड मैच, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि वीसी के स्टेजेस, राइट, जो एंजल, सीड, राइट, प्री सीड, राइट, इस तरीके से स्टेजेस हैं. फिर हेज फंड स्ट्रैटेजीज, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, अभी हम उसकी बात करेंगे, राइट. ये बहुत हाई चांसेस हैं. देन आरई के जो रिस्क टियर्स हैं, राइट, ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट. कोर प्लस अपॉर्चुनिस्टिक, ये सारी चीजें. देन नो द बायसेस, ये हेज फंड से बहुत ज्यादा पूछा जाने का चांस है, ठीक है. तो जो मुझे लगता है कि भाई ऐसी चीजें तो आनी ही चाहिए, राइट, वो चीजें हैं. डिजिटल एसेट्स, ये मोस्टली कॉन्सेप्चुअल है, राइट. कुछ 3-4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट, जैसे कि पीओडब्ल्यू वर्सेस पीओएस, राइट, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, राइट. तो इस तरह की कुछ चीजें हैं डिजिटल एसेट चैप्टर में जिसको कवर करना है, जिसको अभी मैं कवर करवा दूंगा आपको. एंड देन फ्लैग लॉन्ग सिनेरियो क्वेश्चंस, अगर इस तरीके का कोई केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, जिसको पढ़ने में और समझने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो भाई, उसको एक बार फ्लैग करके आगे बढ़ जाओ, बाकी का काम कर लो. उसके बाद अगर टाइम मिले तो वापस आकर के उसको आंसर कर देना, बिकॉज अदरवाइज वो आपका बहुत ज्यादा टाइम खा सकता है. ओके. एंड मार्क्स तो देखो हर क्वेश्चन का उतना ही